हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कहा जाए कि भाई इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, किसी तरह का कोई चार्ज पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट विद बेस्ट एक्सपर्ट्स। यहाँ पर जो हमारे टीचर्स जो है एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने सब्जेक्ट में, और ये आपको देने वाले हैं बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। और इन सब के साथ हम होने वाले हैं कामयाब। भाई साहब, ये सब सारी चीजें होगी तो कामयाब क्यों नहीं होंगे? तो हम होंगे कामयाब के नारे के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। ठीक है, इस चैप्टर के हम करने वाले हैं PYQs, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो अभी से पहले जो क्वेश्चन आ चुके हैं आज तक यूपी बोर्ड में, उसके क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है यूपी बोर्ड के एग्जाम बिल्कुल आ चुके हैं, डेट शीट आ चुकी है, और उसकी तैयारी के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। भाई पुराने सालों के क्वेश्चन भी तो करने जरूरी है। पहले पुराने साल के क्वेश्चन देखेंगे, भाई क्या लेवल रहा, कैसे क्वेश्चन आए हैं, किस तरह की चीजें हैं। पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे कि भाई ये चीजें आ चुकी है और आगे हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी करनी है। तो भाई पहले पीछे का कंप्लीट करेंगे, तभी तो आगे का समझेंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर PYQs, ठीक है। और इसके बाद जब नेक्स्ट सेशन लाएंगे तो उसमें हम लेके आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी होने वाली है बेहतरीन। चलो भाई, हम इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने में देखते हैं भाई क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए। पहले पता होना चाहिए महत्वपूर्ण तथ्य। भाई इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो 5-7 मिनट में खत्म कर देता हूँ मैं, ठीक है। चलो भाई, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, जिसमें कि दो चर हैं। चर का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जो मतलब कि वेरी करती है, बदलती है, ठीक है, उसे चर कहा जाता है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर दो चर क्या है, तो x और y यहाँ पर चर हैं। x और y क्या है? चर है आपके पास। तो x और y चर है तो कितने हैं ये? एक x है, कहाँ गया हमारे पास, अरे ये x है और ये y है, दो चर हो गए। दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब क्या होता है? देखो, दो चर का मतलब तो हो गया x और y। रैखिक का मतलब होता है इसकी घात जो होगी वो एक होगी, इसकी घात जो होगी वो एक होगी। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं x की घात भी एक है और y की घात भी एक है, तो ये हो गया। तो ऐसी समीकरण जिसमें x और y जो चर हैं उनकी घात एक होती है मैक्सिमम, ठीक है, तो उसे कहा जाता है रैखिक समीकरण, ठीक है। लेकिन इसने कहा है दो चर वाला, तो दो चर हमारे पास ये होगी, तो वो समीकरण कौन सी होगी? तो उसका व्यापक रूप हमारा ये होता है, यानी ax + by + c = 0। इस तरह से हो जाएगा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ax + by = c भी हो सकता है। बराबर में मतलब जो नंबर है वो बराबर में भी हो सकता है और बराबर से पहले भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या रखा है, जहाँ a और b c क्या है? वास्तविक संख्या है कोई, ये अचर संख्या है वास्तविक, जिसमें a 0 नहीं होगा, b 0 नहीं होगा, क्योंकि a और b को अगर 0 कर देते तो पूरा 0 हो जाएगा। फिर x y बचेगा ही कहाँ? जब बचा ही नहीं तो दो चर कहाँ से आएंगे? नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए a और b 0 नहीं होना चाहिए। दो चरों वाले एक्स वाई में एक रैखिक समीकरण कहलाता है, मतलब जिसमें a और b 0 नहीं होते और दो चर x और y होते हैं, तो उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। ये डिफाइन में लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, समीकरण के रैखिक समीकरण के संगत तथा असंगत युग्म। भाई संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है? तो ऐसे समीकरण संगत युग्म क्या होते हैं? तो ऐसे समीकरण जिसका कम से कम एक हल हो, जिसमें कम से कम एक हल आ जाए तो उसे कहा जाता है संगत। एक आ जाए या फिर अनंत हल तक भी चला जाए तो उसके भाई संगत होगा वो, जिसका हल आना चाहिए बस। अगर हल आ रहा है तो वो संगत है, नहीं हल आ रहा तो संगत नहीं है। तो हल आ रहा है तो संगत है, तो हमने देख लिया संगत आ गया, ठीक है। अब बाकी नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगले में क्या देखा है, असंगत क्या होता है? तो इसमें क्या रखा है, यदि युग्म का कोई हल ना आए, जब कोई हल ना आए, ठीक है ना, ऐसा कोई दो समीकरण हो और उनका कोई हल ही ना आ रहा हो, ठीक है, यानी दो रेखाएं अगर समांतर होती है तो उसका कोई हल नहीं होता। तो अगर हल नहीं आ रहा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसे हम असंगत कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आश्रित युग्म। आश्रित मतलब होता है डिपेंडेंट पेयर, एक जो होता है दूसरे पर डिपेंड होता है। डिपेंड कैसे होगा? तो डिपेंड की बात करें, जैसे कि एक रेखा है, इसी पर दूसरी रेखा आ गई, ठीक है, इसी पर अगर दूसरी रेखा आ गई, मतलब क्या है, ये रेखा दूसरी पर सेम टू सेम जा रही है, यानी जो पॉइंट इसके होंगे वही उसके होने चाहिए, यानी एक दूसरे पर डिपेंड करेगा बिल्कुल, ठीक है। तो वही क्या रखा है डिपेंड में। तुल्य रैखिक समीकरण होते हैं, जिसे कहते हैं इक्विवेलेंट लीनियर इक्वेशन होती है, एक जैसे होते हैं कि किसी युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक रेखा पर जब दूसरी रेखा आती है ना तो उसमें अनंत हल हो जाते हैं उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि हल का मतलब होता है जहां दो रेखाएं आपस में कट करती है उसको हल कहा जाता है। तो यहाँ पर एक रेखा पर ही दूसरी रेखा है, वो तो हर पॉइंट पे कट कर रही है, जब हर पॉइंट पे कट कर रही है तो उसके अनंत हल हो जाएंगे, ठीक है। चलो भाई, ये भी हो गया हमारे पास। तो इस युग्म के सदैव संगत माना जाता है, मतलब इसका अगर हल निकल रहा है तो
तो मतलब संगत तो होगा ही, यानी हम कहेंगे जो आश्रित युग्म होता है वो संगत भी होता है। ओके, चलो भाई ठीक है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल जो है, हल करने की विधियां, देखो इसमें विधियां ही पढ़ेंगे भाई, कितने तरीकों से हल निकाल सकते हैं। हल तो बता दिया हल निकलते हैं, लेकिन वो निकलता कैसे, कितने तरीकों से निकलता है, तो उसके लिए हमें पढ़ना है इस चैप्टर में क्या क्या चीजें। तो यहाँ पे सबसे पहले आलेख विधि, जिसे ग्राफिकल मेथड कहा जाता है, ग्राफ बना के देखा जाता है। ठीक है, ग्राफ बना के उसमें देखा जाता है कि उसके हल कहाँ निकल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यदि रैखिक समीकरण, पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। ठीक है, इसमें A1 B1 A2 B2 C1 C2 जो भी चीज़ें हैं ये सारी क्या है, वास्तविक संख्या है, और ये सारे के सारे जीरो नहीं हैं। ठीक है, ये A1 B1 A2 B2 ये चीज़ें जीरो नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में A1 बाई A2 बटे में B1 बाई B2, यानी ये जो क्या रखा है हमें, A1 बटे में A2 और B1 बटे B2 बराबर नहीं है, मतलब ये बराबर नहीं है B1 बटे B2। अगर ऐसी कंडीशन होती है, कोई भी दो समीकरण आपको दे रखे हैं और A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा ऐसे काट रहा होगा ग्राफ, दो रेखाएं आपस में कट कर रही होगी और एक पॉइंट पर कट कर रही होगी। जब एक पॉइंट पर कट करेंगे तो उसके हल कितने निकलेंगे, एक हल निकलेंगे, जिसे अद्वितीय हल भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये समीकरण एक हल निकल रहा है, तो एक हल का मतलब ये संगत तो होगा ही भाई, युग्म जो है वो संगत होगा क्योंकि एक हल तो निकल रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए A1 बाई A2 अगर होता है तो उसका एक हल निकलेगा और वो संगत भी होगा। ओके, चलो भाई ठीक है। नेक्स्ट है क्या, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, और लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं है। ये जो C1 बटे C2 है ये बराबर नहीं है। अगर C1 बटे C2 बराबर नहीं है और A1 बाई A2 B1 बाई 2 बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। समांतर मतलब कैसा हो जाएगा, ये रेखा ऐसे है तो दूसरी रेखा ऐसे, ये दोनों देखो समांतर जा रही है। तो समांतर रेखा क्या कहीं कट करेगी एक दूसरे पे, तो भाई कट नहीं करेगी। समांतर रेखा एक दूसरे को नहीं कट करेगी। जब कट ही नहीं करेगी तो क्या कोई हल होगा, तो भाई कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें कोई हल नहीं होगा, इसमें कोई भी हल नहीं होता, तथा समीकरण के युग्म जो होंगे असंगत होंगे, क्योंकि असंगत के लिए क्या था, कम से कम एक हल तो होना था। ठीक है, तो ये असंगत क्यों है, क्योंकि इसका कोई भी हल नहीं निकाला, इसलिए युग्म जो होगा वो असंगत होगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। चलो इसको इरेज करते हैं और आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। थर्ड क्या है कि A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2, ये तीनों चीज़ें अगर बराबर हो जाती है, A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 तीनों बराबर जाते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, एक रेखा जो है वो उसी रेखा पर दोबारा आ रखी होगी, मतलब एक के ऊपर ही दूसरी रेखा आ रही है। अब मैंने बताया एक रेखा पर जब दूसरी रेखा सेम टू सेम आ जाती है तो उसमें एक दूसरे को कहाँ कहाँ काटती है, तो हर एक पॉइंट पे काटती है। यानी यहाँ क्या जाए, यहाँ भी काट रही है, यहाँ भी काट रही है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इनके बीच में छोटा छोटा क्या जाए, हर जगह काट रहा है, क्योंकि भाई एक पे ही दूसरा है तो एक दूसरे को तो काट ही रहा होगा। तो इसके हल कितने होंगे, तो इसके अनंत हल निकलेंगे। तो फिर अपरिमित रूप से अनेक हल निकल होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं। जब बहुत सारे हल होंगे तो युग्म जो होगा वो संगत तो होगा ही, संगत होगा, और साथ में आश्रित भी होगा, डिपेंडेंट भी होगा। ये भी अभी बात की थी, चर्चा की थी, तो ये भी चीज़ें ये होगी। ठीक है, तो यहाँ हमने देख लिया भाई ये भी ऐसा कुछ होता है। ये तो हो गया ग्राफ की मदद से, जो ग्राफ बनाते हैं उस अनुसार हम निकालते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, बीज गणित में विधि जो होती है, इसे अलजेब्रिक मेथड कहा जाता है, इससे भी हम निकालते हैं। ये अलजेब्रिक मेथड में क्या है, तो इसके मेथड जो है वो निम्नलिखित हैं, निम्नतः हैं। कौन सा है, पहला आता है तुम्हारा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये है कि दो समीकरण होते हैं, एक में से x का मान निकाला और दूसरे में पुट कर दिया, या एक में से y का मान निकाला और दूसरे में रख दिया, उस तरह से जो आंसर निकाला जाता है, एक को उठा के दूसरे में जो रखा जाता है उसे कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि। मतलब एक में से दूसरे को प्रतिस्थापित कर दिया गया है दूसरे वाले समीकरण में। ठीक है, तो ये प्रतिस्थापन विधि होता है। इसके बारे में, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट होता है विलोपन विधि। विलोपन विधि में दो समीकरण को साथ में रखते हैं, एक से एक कट जाता है, x से x कट गया और y का हम निकाल देते हैं। ठीक है, उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन का यूज बहुत ज़्यादा है, जिसको हम सॉल्व करेंगे भाई कैसे सॉल्व होता है। इसी मेथड का यूज़ बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ है इसका। ठीक है, चलो भाई उसके बाद है क्या, वज्र गुणनखंड विधि। ये भी हमारा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो इसके अंदर क्या है, दो समीकरण होते हैं, उसको गुना करके वज्र गुणनखंड करके क्या आता है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर ये दे रखा है, ये फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसके आधार पर भी चीज़ें देखेंगे। चलो भाई यहाँ पर ये चीज़ें थी हमारी कुल इस चैप्टर के अंदर। अब इसके आधार पर देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं। चलो भाई देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके क्वेश्चन में पहला प्रश्न जो आता है वो क्या कह रहा है यहाँ पे
कि अनुपात A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संगत है या असंगत है। यानी यहाँ पर हमें ये दो समीकरण दे रखा है, पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, ये दोनों बताना है क्या ये संगत है कि असंगत है। ठीक है चलो भाई ठीक है। यह भी ज्ञात कीजिए कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब क्या ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर हैं या फिर अथवा समपाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस समीकरण को दोबारा से एक बार लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर हमारे पास है 2x - 3y बराबर में 8, ये पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण है 4x - 6y बराबर में 9, ये चीज़ हो गई। ठीक है, ये दूसरी समीकरण हो गई है। अब इसमें बताऊँ पहले समीकरण के अनुसार a का मान कितना है, तो a का मान 2 है, a1 का मान, और b1 का मान कितना है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं -3, और c1 का मान कितना है, तो 8 है। डन। दूसरे की बात करें तो a2 का मान कितना है, तो 4 है, b2 का मान कितना है, तो -6 है, और c2 का मान कितना है, तो ये 9 है। ठीक है, ये तीसरी चीज़ हो गई। अब इसमें चेक करना है, सबसे पहले क्या चेक करना है, संगत है या असंगत है। तो पहले तो हल देख लेते हैं, हल क्या निकल रहा है। तो पहले हम चेक करते हैं भाई A1/A2 B1/B2 और C1/C2, इसमें से क्या बराबर आ रहा है और क्या बराबर नहीं आ रहा है। A1/A2 का मतलब क्या है, 2/4 आएगा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2/4 बराबर में यहाँ क्या आ रहा है, -3/6 आ रहा है, तो -3/6 आ रहा है। ठीक है, और तीसरा क्या आ रहा है, 8/9 आ रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं 8/9 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम करते हैं 2 दूनी 4 कट गया। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, और यहाँ पर नहीं कट रहा है, यानी 1/2 बराबर में 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 8/9, मतलब ये बराबर नहीं आ रहा है। शुरू के 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। और ये क्या होता है, जब शुरू के 2 बराबर होते हैं तीसरा बराबर नहीं होता, तो इसे कहते हैं समांतर रेखाएं हैं। तो ये क्या कहेंगे हम, इसमें कहेंगे दोनों रेखाएं समांतर है। भाई दोनों रेखाएं समांतर हैं। अगर समांतर है तो क्या कोई हल होगा, तो भाई जब दो रेखाएं ऐसे समांतर आ जाएं तो वो एक दूसरे को कहीं टच ही नहीं करेगी। जब कहीं टच ही नहीं करेगी तो कट ही नहीं करेगी, कट नहीं किया तो उसका कोई भी हल नहीं आने वाला। नहीं हल आएगा तो क्या लिखेंगे, इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, इसका कोई हल नहीं है। अगर इसका कोई हल नहीं है तो क्या ये संगत होगा कि असंगत होगा, तो ये असंगत होगा। तब यह असंगत होगा। ठीक है, तीनों चीज़ें हमारे पास है कि दोनों रेखाएं समांतर है, पहली बात, इसका कोई हल नहीं है, और यह असंगत है। तीनों चीज़ें पॉइंट आ गई है। तो ये क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ये भी आपका वह आया हुआ है, यूपी बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी इसको भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ में क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 दे रखा है। भाई दो संख्याएं, उसका अंतर 26 दे रखा है, और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। चलो इतनी बात हो गई है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है हमें, तो यहाँ पर संख्याएं ज्ञात करनी है। तो संख्याओं की बात करते हैं, तो यहाँ हल में जो जो दे रखा है वो लिखना शुरू करते हैं। तो भाई दो संख्याओं का अंतर, जब भी अंतर कहें, जैसे कि आपसे कहा जाए भाई 10 और 5 में अंतर कितना है, या 10 और 7 में अंतर कितना है, तो आप ये कहोगे भाई सर 3 का अंतर है। कैसे पता चला, तो भाई बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया, अंतर आ गया 3। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ करा जाएगा कि दो संख्या का अंतर 26 है, मतलब x - y 26 हमें दे रखा है। पहला ये हो गया। दूसरी बात कर रखा है, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो मान लो कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या का 3 गुना है, ये हमने कर दिया। एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना, दूसरे में 3 गुना करेंगे तब x आएगा। ठीक है, ये हो गया है। अब कहा है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब वो संख्याएं x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 से x का मान
समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखा गया। एक में रखा गया, ठीक है ना। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखा गया, तो 2 से x का मान उठा के यहाँ रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 3y माइनस में y बराबर में 26 आ जाएगा। इसको कहेंगे 2y बराबर में 26 आएगा, और y का मान कितना आ जाएगा, तो 2 से हम भाग करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो भाई y तो आ गया 13, ठीक है। अब y 13 को जब समीकरण 2 में रखा जाएगा तो हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखा गया। ठीक है, y का मान उठा के समीकरण 2 में रखा गया। 2 में रखते क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 गुने में y यानी 13, 13 39 आ गया। यहाँ हमने देख लिया x का मान 39, ठीक है। तो यहाँ पर वो दो संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो 39 है और एक 13 है, ठीक है। चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी आपका यूपी बोर्ड 2020 का ही है, और इसमें क्वेश्चन में ये कह रखा है कि p के किन मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, एक हल, एक ही हल होता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास दो समीकरण दे रखे हैं, अब इन दो समीकरण में बोला भी अद्वितीय हल की बात कर रहे हैं। तो इस समीकरण के बारे में अगर कहा जाए तो हल की बात की जाए तो यहाँ पर a1 कितना है, तो a1 4 दे रखा है, b1 कितना है, ये p दे रखा है, और c1 कितना है, तो ये 8 दे रखा है। a2 की बात करें तो ये 2 है, b2 की बात करें तो ये भी 2 है, और c2 की बात करें तो ये भी 2 है। ठीक है, कहा है अद्वितीय हल, इसका मतलब क्या होगा कि a1 बटे a2 ये बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के। भाई ये बराबर नहीं होगा तभी तो अद्वितीय हल होगा, ठीक है। चलो भाई अब इसमें लिखते हैं हम 4 बटे में 2, ये बराबर नहीं होगा p बटे में 2 के, ठीक है। अब इसमें देख सकता हूँ भाई 2 दूनी 4 कट गया, इस 2 को इधर लेके गुना करेंगे तो 4 जो है नहीं है बराबर p के, यानी ये अद्वितीय हल तब होगा जब p का मान 4 नहीं होगा। p का मान 4 के अलावा कुछ भी हो जाता है तो ये अद्वितीय हल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके पास, तो ये नॉट इक्वल टू के साथ भी आंसर निकलता है, ठीक है। चलो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देखा है 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। अब 2 अंकों वाली संख्या क्या होती है, अब देखो इसमें मैं बताऊं 2 अंकों वाली संख्या जब भी आए तो इसको आपको कैसे लिखना है, 10x प्लस y लिखना है। ये आपकी 2 अंकों वाली संख्या है, जैसे कि होता है ना 26 है, ठीक है। तो ये वाली संख्या जो आपकी हो जाएगी ये y हो जाएगी और ये x हो जाएगी। इसको लिखो कैसे, x y नहीं लिख सकते, इसको लिखने के लिए क्या होगा 10x प्लस वाई, मतलब 10 गुने में 2 प्लस में 6, तभी तो 26 आएगा ये। तभी 26 आएगा। तो यहाँ पर x होता है और यहाँ पर y, इकाई का अंक वैसे ही होता है, दहाई का अंक के साथ 10 लग जाता है, ठीक है। तो हमने लगा दिया ऐसा। तो ठीक है, 2 अंक वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक के 3 गुना है, यानी 2 अंक वाली संख्या ये है। अब दहाई का अंक x है, वो इकाई के अंक मतलब y के 3 गुना है। चलो भाई ये कह दिया था, हमने लिख लिया। यदि संख्या में 54 घटाया जाए, यानी इस संख्या में 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाता है। यानी इसने क्वेश्चन में क्या रखा है, इसमें अगर 54 घटा दिया जाए, ये संख्या थी हमारी, इसमें से 54 घटा दिया जाए तो संख्या पलट जाएगी, यानी 26 का 62 हो जाएगा। यानी 62 का मतलब क्या है कि अब संख्या पलटी तो 10y प्लस में x आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। चलो इस समीकरण को बाद में लिखते हैं थोड़ी देर बाद, पहले वाले को सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर करेंगे तो 10x प्लस वाई माइनस 54 बराबर में 10y प्लस में x आ रहा है, ठीक है। इसको हम पूरे को उठा के इधर लेके आते हैं, 54 को उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो इसको जब इधर लाओगे तो क्या होगा, x आगे घट जाएगा तो ये 9x बचेगा, 10y इधर आएगा तो माइनस 9y बचेगा, और बराबर में 54 है। 9 कॉमन ले लिया हमने, x माइनस वाई बराबर में 54 आ गया। 9 से अगर इसको भाग करते हैं तो 54 बटे में 9 आएगा, ठीक है ना। और 9 छिक 54 होता है, तो 9 छिक 54 काट दिया हमने, ठीक है भाई। x माइनस वाई बराबर में 6 आ गया, ये समीकरण पहली बन गई। ओके, चलो भाई ठीक है, इसको यहाँ इरेज करता हूँ मैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या क्या रखा है, नेक्स्ट क्या रखा है कि भाई
दहाई की अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, मतलब कि x बराबर में 3y था। ये दूसरी समीकरण थी। पहली समीकरण ये आ गई, दूसरी समीकरण ये आ गई। तो दूसरे में से x का मान उठा के पहले में रख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 से 1 में रखा गया। ठीक है, x का मान समीकरण 2 से 1 में रखा गया। तो x का मान 3y है, 3y को यहाँ रख देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3y माइनस में y बराबर में 6 आएगा। तो इसको कहेंगे 2y बराबर में 6 आएगा और y का मान आ जाएगा 3। भाई y का मान 3 आ गया, डन। अब इस y को उठा के जब यहाँ रखेंगे तो x का मान भी निकल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं x माइनस में 3 बराबर में 6 है और x का मान आ गया 9। x का मान 9 आ गया। तो संख्या ज्ञात कीजिए, और संख्या क्या थी हमारी 10x प्लस y थी। तो संख्या हम यहाँ लिख देते हैं संख्या जो थी वो थी 10x प्लस में y थी, और इसको लिखेंगे 10, और x कितना हमारे पास 9 है तो गुने में 9 आ जाएगा। और y कितना है तो y हमारा निकला है, कहाँ गया y आ गया 3 था। ठीक है, तो 3 लिख दिया। तो 9 दाएँ 90 और 3 93 आ जाएगा। तो संख्या हमारी 93 आ गई। ओके, तो वो संख्या 93 थी शुरू में ही, और उसी में से क्या गया था, कहा गया था भाई दहाई का अंक इकाई का अंक का 3 गुना है, तो वो तो है। ठीक है, और इसको अगर पलट दिया जाए तो 93 को उल्टा करोगे तो 39 आ जाएगा। तो वो उसका क्या हो जाएगा, मतलब 54 घटाने पे 39 आ ही जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई कर रही है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, चलो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है, ये भी आपका यूपी बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर आपका प्रश्न 3 में दे रखा है, एक आयताकार बाग, एक आयत के आकार का बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चलो भाई यहाँ पे बनाते हैं, एक आयताकार बाग बना दिया हमने, इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। देखो जिससे अधिक है ना, जिससे अधिक है उसको x मान लो। तो चौड़ाई से अधिक है तो इसको x मान लिया। तो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है तो ये हो जाएगा x प्लस 4। भाई ये x है तो ये x प्लस 4 होगा। ओके, चलो भाई ठीक है। अगर ठीक है का अर्ध परिमाप जो है 36 है, इसका पूरा परिमाप कितना होगा, तो पूरा परिमाप इसका होगा भाई चारों भुजाएं ऐसी होगी आयत की, ये होगा और ये इसके बराबर होगा। तो मैं बताता हूं यहां पर आयत का अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप इसका होगा क्या, तो हम कह सकते हैं जो इसका परिमाप होगा, यानी कि कह सकते हैं x, यानी कि इसको जोड़ेंगे x प्लस x 2x हो जाएगा। 2x प्लस में इसको जोड़ेंगे तो क्या इतना हो जाएगा, सर ये 4, तो ये भी तो 4 ही है, 2x प्लस 4 है और बटे में 2 आ रहा है, यही होगा। भाई परिमाप तो क्या होता है, चारों भुजाओं को जोड़ दो परिमाप होता है, लेकिन अर्ध परिमाप आधा परिमाप का, आधा के लिए 2 से भाग कर दिया। ठीक है, 2 अगर इसमें कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस में x प्लस 4 आएगा और बटे में 2 है और इसको इससे काट दिया और ये आ गया हमारे पास x प्लस में x यानी 2x प्लस में 4 आ गया। और अर्ध परिमाप आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, तो हमने यहाँ पर 36 लिखा। इस 4 को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये आएगा 32 बराबर में 2x और 2 से इसको भाग कर देंगे तो 16 आ जाएगा। x का मान 16 आ चुका है, x का मान 16 आ गया। तो x का मान 16 आ गया, यानी कि इसकी जो भुजाएं आई हैं तो इसमें हम कहेंगे आयत की चौड़ाई जो है कितनी है, तो चौड़ाई तो x थी, तो x कितना है 16 है, तो चौड़ाई को हम x 16 ही मान लेंगे। ठीक है, आयत की लंबाई अगर की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, तो 16 में 4 जुड़ जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा, तो ये 20 मीटर हो गया। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई 20 है और चौड़ाई 16 है और लंबाई 20 आ चुकी है। ओके, तो ये इसकी विमाएँ आ गई, इसकी भुजाएं आ गई है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म और उनके हल विलोपन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए।
भाई विलोपन विधि से ज्ञात करना है। अब विलोपन विधि की बात करें, ये भी आपका 2019 में 20 में दोनों में पूछा गया है, मतलब इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम देखेंगे 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलट, देखो 2 अंकों वाली एक संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या क्या है, वही चीज़ 10x + y जो भी बताया था, ठीक है। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग जो है वो 66 है। यानी कि इसके हल में अगर मैं आता हूँ तो माना 2 अंकों वाली संख्या क्या है, 10x + y, और इसको उल्टा जाए तो क्या हो जाएगा, 10y + में x होगा। भाई यही तो होगा, इसको उलट दिया है तो यही होगा। लेकिन इसने कहा है उलटने पर बनी संख्या का योग, यानी दोनों का जो योग आ रहा है वो कितना दे रखा है, वो 66 दे रखा है। इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 11x + में 11y बराबर में 66 है। 11 इसमें कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x + में y बराबर में 66 है। 11 × 66 कट जाएगा, यानी हम कह सकते हैं x + में y बराबर में 6 आ जाएगा, ठीक है। x + में y 6 आ जाएगा। तो ये हमारी समीकरण आ गई पहली समीकरण आ गई, ओके। उसके बाद इसने ये कहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर, जो संख्या के अंकों मतलब x और y जो संख्या थी ना, उनका जो अंतर है वो 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको दे रखा है x - y बराबर में 2 दे रखा है, ये दूसरी समीकरण हो गई, ठीक है। भाई अंतर तो ऐसे निकलेगा, x में से y को घटाया 2 आ जाएगा, अंतर ऐसे निकलेगा। भाई दोनों समीकरण को अब हल करना है विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 तथा 2 के अनुसार, भाई इसके अनुसार देखा जाए भाई क्या होगा। तो इसके अनुसार की बात करें तो इसको दोनों को समीकरण को पहले मैंने लिखा, जो कि आएगा x + में y बराबर में 6 है, x - y बराबर में 2 है, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब देखो समीकरण में क्या है, पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को घटा देते हैं। घटाने में तो x में से x गया 0, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर देखो इसको हमने घटाया तो ये कट गया, y में से माइनस किया -y तो ये प्लस का होगा, प्लस हो जाएगा। भाई y में से y को घटाया जा रहा है, तो भाई y में से अगर मैं माइनस करता हूँ -y को तो माइनस तो प्लस होने वाला है ना। तो ये y कितना 2y हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ माइनस क्या हो रहा है, यहाँ ये माइनस प्लस हो जा रहा है, और y कितना आ जाएगा, 2y हो जाएगा। तो ये 2y हो गया। अब 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, तो 4 बचा, और y का मान यहाँ से 2 नीचे आ जाएगा और ये सिर्फ 2 बच जाएगा। y का मान 2 आ गया, डन। y का मान 2 आ गया। अब इस y को उठा के कहीं भी रखते हैं, जैसे कि समीकरण 1 में रखा गया, तो 1 में रखोगे तो x + में 2 बराबर में कितना है, 6 है, तो x का मान आ गया 4। यानी वो दोनों संख्याएं क्या क्या आ गई, एक 2 आ गई और एक 4 आ गई, और जो संख्या हमने मानी थी वो 10x + y थी। तो इसमें संख्याएं कितनी होगी, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई 10x + में y था, तो उस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो संख्या क्या होगी आपकी, तब संख्या 10x + y बराबर कितनी होगी, तो इसके बराबर हो जाएगी 10। x कितना है, तो x आ रखा है 4, और y कितना है, तो 2, यानी ये संख्या हो रही है 42। भाई वो संख्या कितनी आ रही है, 42। 42 एक संख्या है जिसको उलटने मतलब उल्टा करके जोड़ा गया तो 66 आएगा, ठीक है ना। और इनके दोनों संख्याओं का अंतर भी कितना है, 2 ही आ रहा है। वो दोनों चीज़ें सेटिस्फाई कर रही है उस क्वेश्चन में, ओके। तो जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे पढ़ के इक्वेशन बनानी है, ठीक है। वैसे वैसे क्वेश्चन को इक्वेशन बनाई, उनको फिर लास्ट में हमने विलोपन विधि द्वारा हल किया। विलोपन विधि क्या थी, ऐसे ही हल करना है, जो कि एक समीकरण से दूसरे समीकरण को घटा दिया जाता है, और वहाँ से x और y का मान निकालो और आंसर निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण, जो ये समीकरण आपको दे रखी है, ये समीकरण क्या अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब क्या हो गया, इसका एक हल आना चाहिए, ये हमें पहले सिद्ध करना है। उसके बाद इसके हल भी ज्ञात करने हैं। चलो भाई इसके हल भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं भाई इसमें क्या है, ये आपका A1 है, ये A2 है, सॉरी A2 नहीं कहेंगे, B1 कहेंगे। ये B1 है और ये C1 है, और ये क्या चीज़ हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा, और ये C2 हो जाएगा। तीनों चीज़ें हमारे पास हैं। अब हम देखेंगे अगर A1/A2 नहीं होता है बराबर B1/B2 के, तो इसका अद्वितीय हल होगा। तो हम इसको चेक करते हैं भाई ये बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो A1 कितना है, तो 2, तो 2 बटे में क्या है 6, क्या बराबर है ये किसके, 3 बटे में 5 के, तो भाई बिल्कुल भी बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। तब
यह अद्वितीय हल है। पहले तो हमने ज्ञात कर दिया कि हल कौन सा है, अद्वितीय है कि नहीं, तो पहला अद्वितीय हल कर दिया। अब इसका हल ज्ञात करेंगे। हल ज्ञात करने के लिए पहले समीकरण को लिख लेते हैं। 2x + 3y बराबर में 7 है और 6x + 5y बराबर में 11 है। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है, x या y को बराबर करते हैं। तो भाई इसको बराबर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको 3 से गुना कर दिया तो बराबर तो हो ही जाएगा, हो जाएगा। चलो भाई कर देते हैं। यानी इसको गुना करा 3 से, इसको गुना किया 1 से। 3 से गुना करते ये आएगा 6x, ये आएगा 9y और ये आएगा 7 या 21। 1 से गुना करते ये आएगा 6x + 5y बराबर में 11। ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे 6x से 6x कट गया तो भाई इसको हमने काट दिया। 9 में से 5 गया तो 4y बचा। 21 में से 11 गया 10 बचा। यानी यहाँ से हम देख पा रहे हैं y का मान 10/4 है, जिसको हम काटेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 5/2 कर सकते हैं। यानी y का मान कितना आ गया, 5/2 आ गया। इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख देते हैं, पहले में या दूसरे में, किसी में रख देते हैं। चलो मान लो पहले में रख दिया हमने। ठीक है, अगर हम पहले में रखते हैं तो 2x + 3, y का मान क्या है 5/2 बराबर में 7 है। ठीक है, y का मान 5/2 हमने रखा और इक्वेशन यही पहली वाली उठा के रख दी हमने। ठीक है, या फिर यहाँ पर जैसे इसको हम लिखेंगे ना कि ये समीकरण 1 है और ये 2 है, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में y का मान रखा। ठीक है, रखा गया। अब रखते ही ये चीज आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 5 या 15, 15/2, यानी 2x का मान कितना आ रहा है, ये 7 है और इस 15/2 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये 15/2 आ जाएगा। 7 दूनी 14 में से 15 गया, -1/2 आ गया और ये आ गया 2x। ठीक है, इस 2 को उठा के नीचे लेके आएंगे तो x का मान कितना आ रहा है, तो x का मान आ रहा है -1/2 आ रहा है। ठीक है भाई, x का मान आ रहा है -1/2। डन। चलो भाई बहुत बढ़िया, -1/2 आ गया। यहाँ से x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया और ये दोनों हमें ज्ञात करने थे और ये आ चुके हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई अब आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ देखा, सिद्ध कीजिए कि रैखिक समीकरण ये आपको दे रखी है। ठीक है, और एक ये दे रखी है, ये दोनों संगत है। संगत का मतलब क्या होता है, संगत का मतलब कोई ना कोई हल तो उसका निकलेगा। कम से कम एक हल निकलता है तो उसे संगत कहा जाएगा, अनेक हल निकल जाए तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ संगत निकाला मतलब एक हल तो इसका निकलना चाहिए। ठीक है, और इसका हल भी ज्ञात करना है, इसका हल भी ज्ञात करना है। पहले संगत दर्शाना है, फिर हल ज्ञात करना है। चलो भाई देखते हैं, इसके हल में देखते हैं। जी हमारे पास आ गया, हल की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन चेंज हो गया है। हाँ, तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई, समीकरण को पहले मैं लिख लेता हूँ, जो कि क्या है 3x/2 है प्लस में 5y/2 है बराबर में 7 आ गया। ठीक है, देखो इसमें जब अगर 2 एलसीएम ले लिया जाए तो ये एक समीकरण क्या बन जाएगी, /2 आ जाएगा और बराबर में 7 है। और इस 2 को जब दूसरी तरफ भेजा जाए तो ये आ सकता है आपका 3x + में 5y बराबर में 14 आ जाएगा। ये पहली समीकरण हो गई। चलो भाई ठीक है, दूसरी समीकरण आपको दे रखी है क्या, 9x - में 10y बराबर में 14 दे रखी है। ठीक है भाई, ये आपको दे दिया है। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं भाई कि क्या ये संगत है। तो पहले इसमें देखते हैं भाई a1/a2 मतलब 3/9 क्या ये बराबर है 5/-10 के। तो आप देख सकते हो 3 × 9 और 5 दूनी 10, तो ये बराबर नहीं है, नहीं हो रहा बराबर। जब ये बराबर नहीं है, यानी हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये बराबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये बराबर नहीं है तो ये क्या होंगे, इसके अद्वितीय हल होंगे, यानी इसका एक हल होगा। तब इसका एक हल होगा। चलो भाई इसका एक हल होगा, डन हो गया। अब इसके बाद देख लीजिए, इसका एक हल तो हो गया। अब हमें इसके हल भी ज्ञात करने को कहा है, इसका हल ज्ञात करना है। तो दोनों समीकरण को एक साथ लिखा मैंने यहाँ पे। देखो इसमें क्या है, ये दूसरी समीकरण हो गई है। इसमें करेंगे हम क्या, विलोपन विधि। अब देखते हैं भाई x को बराबर करना पड़ेगा या y को बराबर करना पड़ेगा। तो x को ही कर लेते हैं। इसको अगर 3 से गुना कर दिए तो बराबर हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे, इसको 1 से गुना करेंगे। ऐसा गुना करने से यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 9x + में 15y
और ये 42 आ जाएगा। ठीक है भाई, 3 से गुना करते 9x 15y और 14 42 हो जाएगा। इसको 1 से करेंगे तो ये सेम टू सेम रह जाएगा, यानी 9x माइनस में 10y बराबर में 14। ये हो गया। 9x में से 9x क्या, कुछ भी नहीं, कट गया। माइनस नीचे है, ये प्लस हो जाएगा, तो 15 प्लस 10 कितना होगा, तो 25y हो जाएगा। ठीक है, 42 और में से 14 गया, तो 42 में से 14 जाएगा तो ये बचेगा 28। यहाँ से y का मान कितना आ रहा है, 28/25 आ रहा है। ठीक है, 28/25 y का मान आ गया। इसको उठा के किसी भी समीकरण में डाल देते हैं। किस में डाल दें, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे भाई y का मान समीकरण 1 में रखने पर, भाई y का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया। 1 में रखें तो समीकरण 1 क्या थी, 3x प्लस 5y बराबर 14 और y उतना है, तो 3x प्लस में 5 और y कितना है, तो 28/25 है, बराबर में 14 था। ठीक है, 5 को 5 से करेंगे 5 25 हो गया, तो हम कह सकते हैं 3x, इसको उठा के दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये आ जाएगा 14 माइनस में 28/5 आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गया हमारे पास। चलो भाई, ये भी डन है। अब इसको अगर मैं यहाँ से माइनस करता हूँ, भाग करता हूँ, तो भाग करते कितना आएगा, तो ये आ जाएगा इसका 14 माइनस में 5 25 और 5 6 30। ठीक है, 3x आ गया। x के मान की बात करें तो इसको अगर मैं घटाता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 9 8.4, 8/4/3 आ गया। ठीक है, इसको अगर हम करते हैं तो 3 दूनी 6, 3 6 3 8 24, 2 पॉइंट में 8। x का मान कितना आ गया, तो 2 पॉइंट में 8 आ गया। x का मान 2.8 आ गया है और y का मान हमारा 28/25 आ रखा था। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो चुका है। x और y का मान ज्ञात हो चुका है, वही हमें निकालना था। तो इसमें क्या आ रहा है, एक तो अद्वितीय हल आ रहा है, एक हल आ रहा है, उसके बाद भी हमने x और y हमसे निकाल लिया है। चलो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेते हो, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के को हल कीजिए। बस जो आपको यहाँ दिख रहा है समीकरण, इसका हल करना है। इसके हल की बात करें तो हल में हमें दिख रहा है ये px, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, qy बराबर में p माइनस q है। ठीक है, और qx माइनस py बराबर में p प्लस q है। ठीक है, ये हो गया। इसको ऊपर वाले को अगर मैं q से गुना करता हूँ, देखो इसमें क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। बराबर कैसे होगा, ऐसे तो हम कुछ बराबर कर सकते क्योंकि संख्या में बराबर पता नहीं है। तो जब ना पता चले ना, तो उस कंडीशन में बराबर कैसे करना है, तो q से ऊपर गुना कर दो, p से नीचे गुना कर दो, हो जाएगा सॉल्व। यानी इसको मैंने p से गुना किया, इसको q से गुना किया, सॉरी उल्टा कर दिया है। इसको q से किया, इसको p से किया। गुना करते के साथ क्या आएगा, तो q को जैसे गुना करेंगे तो ये आएगा qpx प्लस में q वर्ग y बराबर में q के साथ p माइनस q, ये आ रहा है। ठीक है, नीचे p से गुना करेंगे तो क्या आएगा, pqx माइनस में p का वर्ग y बराबर में p, और यहाँ आएगा p प्लस q, ये आ गया। इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये तो कट गया, सेम था, कट गया भाई। pqx से सेम है, कट गया। इधर की बात करें तो ये प्लस होगा, तो इसको जैसे करेंगे तो क्या आएगा, q² प्लस में p², ये लिखेंगे, ये आ गया। इधर की बात करें तो भाई इसमें भी आएगा हमारा q p माइनस q माइनस में p प्लस q, ये चीज़ आ गया हमारे पास। ठीक है, चलो भाई, अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर y कॉमन आ रहा है, तो y को हमने कॉमन लिया तो ये आ गया p का वर्ग प्लस में q का वर्ग आ गया। भाई p का वर्ग और q का वर्ग आ गया, y कॉमन लेते हैं। और उसके बाद यहाँ की बात करें तो इसको अंदर गुना कर लेते हैं पहले। जैसे गुना करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपके पास pq माइनस में q का वर्ग और माइनस में p का वर्ग और माइनस में pq, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये आपका माइनस p का वर्ग होगा और माइनस में pq आ जाएगा। चलो भाई, बहुत बढ़िया। इसमें कुछ कट रहा है तो हाँ भाई, ये कट रहा है, इससे ये चीज़ कट चुका है। और इसके अंदर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ये देख लीजिए, यहाँ पर अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ गया q का वर्ग माइनस में p का वर्ग आ गया, सॉरी प्लस में आ जाएगा। ठीक है, इससे ये पूरा कट गया यहाँ पे 1 पर, यानी y का मान आ गया है -1, y का मान माइनस आ गया, 1 आ गया, मजा आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y का मान 1 आ गया है। इस 1 को उठा के किसी भी समीकरण में रख दो,
x भी निकल जाएगा। तो भाई y का मान, जैसे कि समीकरण ये वाला पहला था और ये दूसरी समीकरण थी, ठीक है, y का मान समीकरण एक में रखने पर भाई y का मान समीकरण एक में रखने पर क्या होगा। तो y का मान जैसे हमने समीकरण एक में रखा तो इसमें क्या है, px है, ठीक है, प्लस में qy है, y की जगह आएगा -1 और बराबर में क्या है, p माइनस q है, ये चीज़ आ गया, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं भाई p को x से गुना किया तो px ही रहेगा। ये कितना आ रहा है, -q बराबर में p माइनस q आ रहा है। अब हम देख पा रहे हैं -q से -q कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे भाई क्या दिख रहा है, ये px बराबर में p दिख रहा है और p से p कट गया एक पे, यानी x का मान भी 1 आ चुका है। x का मान 1 आया है, y का मान -1 आया है, ये दोनों इसके आंसर हो गए हैं। इसका भाई हमने हल निकाल लिया है, ठीक है। चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हैं और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दे रखा है निम्नांकित समीकरण के युग्म को हल कीजिए। भाई इस समीकरण जो है इसका युग्म को हल करना है, ये भी आपका 2020 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके युग्म को जब हल करना है तो इसमें क्या करते हैं, जो है समीकरण पहले लिख लेते हैं। 2 को अंदर गुना किया, 2ax माइनस 2by, और इसको जो कांस्टेंट नंबर है, अचर संख्या, उसको उठा के 0 को इस तरफ भेज देते हैं, माइनस में a प्लस में 4b आ गया। इधर की बात करें तो 2bx आ गया, प्लस में 2ay आएगा, बराबर में आ रहा है माइनस में b माइनस 4a। ये चीज़ हमारे पास आ गई है, ठीक है, क्योंकि इसको उठा के हमने दूसरी तरफ भेज दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसे बराबर करना है, बराबर कैसे होगा, तो हम क्या देख रहे हैं भाई ये बराबर करना है तो इस पर a है, नीचे b है, तो उल्टा गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। यानी ये जो समीकरण 1 थी, ये समीकरण 2 था, इस समीकरण 1 को हमने गुना किया b से, इसको गुना किया a से, तो चीज़ें हो जाएगी सॉल्व। भाई b से जैसे ही गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 2abx माइनस 2b² बराबर में b से इसको गुना करेंगे -b a प्लस में 4b, ठीक है। a से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 2abx आएगा, ठीक है। a से इसको गुना करोगे तो प्लस में 2a² आएगा, ठीक है। a से जब इसको गुना करोगे तो हो जाएगा कितना, -a b माइनस 4a आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से कुछ कट रहा है, तो हम देख पा रहे हैं ये तो पूरा कट गया, ये प्लस है तो इसको माइनस लिख सकते हैं, ये माइनस है तो इसको प्लस लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। यहाँ पर हम कर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -2b² माइनस 2a², सॉरी इसको -2b² y माइनस 2a² y, ठीक है। यहाँ की बात करें तो इसको अंदर गुना कर देंगे, तो अंदर गुना करते क्या हो जाएगा, -ba माइनस 4b², नीचे वाली साइन प्लस में आएगा, ये माइनस प्लस हो चुका है, तो इसको अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ab माइनस में 4a², ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई क्या क्या चीज़ें गलत सही है, तो ab से ab कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई, ये कट गया। बाकी को हम अलग से लिख लेते हैं। बाकी को जब अलग से लिखेंगे तो कुछ कॉमन आ रहा है इसके अंदर 2y कॉमन आ रहा है, इसमें -2y कॉमन आ रहा है, तो -2y को हमने कॉमन ले लिया है और बचा क्या, b² प्लस में a², ये बच गया है, ठीक है। -2y कॉमन लिया, b² प्लस a² बचा, इसमें से कॉमन लिया हमने -4 को कॉमन ले लिया है, तो -4 कॉमन ले लेंगे तो ये भी बचेगा b² प्लस a², ठीक है, ये भी आ गया हमारे पास। जैसे हमने -4 कॉमन लिया, b² प्लस a² आ गया, ठीक है। अब यहाँ देख पा रहे हैं भाई इससे ये एक चीज़ कट जाएगा और हम देख पा रहे हैं y का मान, इस -2 को नीचे ले जाएंगे, -4 बटे में -2 आएगा और ये कट गया है, y का मान 2 आ गया, ठीक है भाई, y का मान 2 आ चुका है। अब इस y के 2 मान को उठाकर हम रख देंगे समीकरण 1 में, तो x भी ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर भाई y का मान समीकरण 1 में रखते तो समीकरण 1 क्या है, 2ax 2by और ये चीज़ है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं,
2ax और उसके बाद है -2by और y का मान कितना है, तो 2 है, तो y की जगह 2 रख दिया हमने। ठीक है, बराबर में हमें दे रखा है कितना, माइनस में a प्लस में 4b, माइनस में a प्लस में 4b दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास अभी कॉमन ही क्यों ले, ऐसे रहने दो। 2ax है प्लस माइनस में 4b है इक्वल टू में -a है और माइनस में 4b है, कुछ कट रहा है तो हाँ भाई -4b से -4b कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 2a को उठा के नीचे ले आएंगे तो x का मान कितना आ रहा है, तो -a/2a आ जाएगा। ठीक है, a से a कट जाएगा और ये आ गया क्या, -1/2, यानी x का मान आ गया है -1/2। x का मान -1/2 आ गया है, y का मान 2 आ गया है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया है। तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये भी आपका क्वेश्चन 2020 का ही था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है k के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म के कोई हल नहीं होंगे, मतलब k का क्या मान हो जिस पर इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब कोई हल नहीं का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई a1/a2 बराबर में b1/b2 होना चाहिए। ठीक है, और नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। ठीक है, जब ये कंडीशन होती है तब जाके इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इस युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो भाई देखते हैं भाई इसमें क्या है, तो भाई a1 क्या है में a1 3 आ गया, b1 1 आ गया और c1 1 आ गया। ठीक है, a2 कितना आ गया, 2k-1 है, b2 कितना आ गया है, तो ये आ गया k-1 है, और c2 कितना आ गया है, तो ये आ गया 2k प्लस में 1 आ गया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे भाई बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, क्या 3/2k-1 है, 1/k-1 है, नॉट इक्वल टू आना चाहिए 1/2k प्लस में 1 है। ठीक है, पहले इन दोनों को आपस में चेक करते हैं, इन दोनों को आपस में चेक करेंगे लेफ्ट वाले को। तो इसमें क्या करते हैं, 3/2k-1 बराबर में 1/k-1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर गुना करेंगे तो ये आएगा 3k-3 आएगा, इसको इधर गुना करेंगे तो 2k-1 आएगा, इस 2k को इधर लाएंगे तो ये k ही बचेगा, और -3 को इधर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा, +3 होके और -1 2 ही बचेगा, तो हमने 2 लिख दिया। तो k का मान 2 तो हो सकता है, और क्या नहीं हो सकता उसको भी चेक कर लेंगे, तो इन दोनों को इक्वल में लिखेंगे। तो हमने लिखा 1/k-1 इज़ नॉट इक्वल टू होना चाहिए 1/2k प्लस में 1। तो इसको जब उठा के इधर भेजेंगे तो ये 2k प्लस में 1 आ गया, इज़ नॉट इक्वल टू में आ गया k-1 आ गया। ठीक है, इस k को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये कितना बचेगा, तो सिर्फ k बचेगा, और इस 1 को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, यानी k का मान -2 नहीं हो सकता और k का मान 2 होगा। जब k का मान 2 होना चाहिए और k का -2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन में ये समीकरण जो होगी इसके कोई भी हल नहीं निकलेंगे, ये क्या होगा, समांतर होगा। देखो जनरली क्या होता है, बच्चे छोड़ देते हैं, क्या ये नहीं निकालते, ये नहीं निकालोगे तो क्वेश्चन आधा गलत हो गया, आधा सही आधा गलत है, क्योंकि आपकी कंडीशन क्या है, अगर मान लो तीसरी चीज़ बराबर हो जाती है तब तो ये क्या हो जाएगा, एक रेखा पर दूसरी रेखा हो जाएगी और अनंत हल हो जाएंगे। अब इसमें अनंत हल नहीं कहा है, इसमें बोला है कोई हल नहीं चाहिए भाई, तो उसके लिए तीसरे को नहीं होना चाहिए बराबर। ठीक है, चलो भाई इसको आप नोट कर सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें लिखा है 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग जो है वो 12 है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या की बात करें, अब वो 2 अंकों की संख्या क्या है, तो हमने मान लिया वो 10x प्लस में y, ये आपकी 2 अंकों की संख्या है। ठीक है ना, यानी हम इसको लिख सकते हैं माना 2 अंकों की संख्या कितना है, तो ये 10x प्लस वाई है। ये मैंने बताया हुआ था भाई 10x प्लस वाई कैसे था, जैसे कि 26 है तो 26 में 6 इकाई अंक है तो 6 यहाँ आएगा, 2 दहाई अंक है तो 2 10 के साथ आएगा, तभी तो 2 को 10 करेंगे 20 और 6 26 तभी 26 आएगा। ऐसे लिखा जाता है जो 2 अंकों वाली संख्या होती है। इसने कहा है 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग, अंक क्या है इसमें, x और y है, तो इसने कहा है अंकों का जो योग है वो 12 है। ठीक है, और अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, यानी कि पहले तो वो 10x प्लस में y था,
अगर इसका स्थान बदल दिया जाए, मतलब 10y प्लस में x कर दिया जाए, तब क्या होगा? तो इसने क्या कहा है, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, ये 18 ज़्यादा है, यानी इसमें अगर 18 जोड़ेंगे तब जाके वो इसके बराबर होगा। या क्या? ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ से क्या करते हैं हम, इसको उठा के इस साइड लेके आते हैं। इसको उठा के जब इस साइड लेके आओगे तो ये x घट जाएगा इधर और ये बचेगा 9x। 10y इधर आके माइनस होगा तो -9y आएगा। इस 18 को दूसरी तरफ भेजते हैं तो ये हो जाएगा 18 आ जाएगा माइनस का। ये आ गया, ठीक है भाई। यहाँ से हम 9 को कॉमन ले लेंगे। 9 हमने यहाँ पर कॉमन लिया, ये x माइनस वाई आ गया, बराबर में -18 आ गया। 9 से हम 18 को भाग कर देंगे तो 9 दूनी 18 कटेगा, तो यहाँ हम कह सकते हैं 9 दूनी 18 कट जाएगा। ठीक है, x माइनस वाई बराबर में आ जाएगा -2। ठीक है, और x प्लस वाई बराबर में 12 आ गया। ये दो समीकरण आपके आ चुके हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 मतलब दोनों समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से हम देखते हैं क्या होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर x प्लस में y बराबर में 12 आ गया और x माइनस में y बराबर में -2 हो गया। इसको हम यहाँ हल करेंगे। अब देखो क्या चाहिए, समीकरण को घटाते हम जोड़ भी सकते हैं समीकरण को। दोनों समीकरण को जब जोड़ेंगे तब क्या होगा, तब ये x और x 2x आ जाएगा, y से y कट जाएगा। अब 12 में से -2 जुड़ेगा तो 10 बचेगा। ये x का मान कितना आ गया, यहाँ से 5 आ गया। ठीक है भाई, इस x के मान 5 को उठा के हम समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख सकते हैं। तो x के मान को क्या करेंगे, x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा। तो x का मान जैसे ही आप समीकरण 1 में रखोगे तो क्या आ जाएगा, तो 5 यहाँ पर हम रखते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 5 प्लस में y बराबर में 12 आ गया और y का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं y का मान 7 भी आ चुका है और x का मान 5 आ चुका है, यानी कि वो संख्या क्या होगी। तो संख्या तो हमने 10x प्लस वाई मानी थी, तो संख्या क्या होगी, तो वो संख्या हो जाएगी 5 दाए 50 और 50 और 7 57, यानी संख्या, यानी हम क्या कह सकते हैं, प्राप्त संख्या जो थी 10x प्लस में y थी, इसको लिख सकते हैं 10 गुने में 5 प्लस में 7 यानी 57 आ गया। ठीक है, यहाँ पर इस 57 आंसर आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, 2 अंक वाली संख्या 10x प्लस y होती है। ओके, चलो भाई ठीक है, मैं इरेज कर देता हूँ, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हम दे रखा है कि k के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होने चाहिए। अनेक हल का मतलब क्या है, अनेक हल का मतलब होगा a1 बटे a2 बराबर में b1 बटे में b2 बराबर में c1 बटे में c2। अगर ऐसा आता है तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाने हैं। ठीक है, चलो भाई ठीक है, इसमें यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर a1 कितना है, तो k है। a2 b1 कितना है, b1 की बात करें तो 3 है। c1 कितना है, तो ये आपका k माइनस 3 है। ठीक है, इसकी बात करें यहाँ से a2 कितना है, तो 12, b2 कितना है, तो k, और c2 कितना है, तो ये आ जाएगा k। ठीक है, ये भी चीज़ आ गई हमारे पास। ओके भाई, अब यहाँ से हम देखते हैं भाई, इसको इस अकॉर्डिंग चेक करेंगे और हम बताएंगे इसके क्या कहते हैं, समीकरण के युग्म जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, चलो भाई इसमें देखते हैं। k बटे 12, सॉरी इसने तो क्या रखा है, इसने कहा है k का मतलब कि ये जो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, k का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं k बटे में 12 बराबर में 3 बटे में k बराबर में k माइनस 3 बटे में k, ये आ रहा है। तो यहाँ पर देखो दो कंडीशन हो रही है, एक तो इसको भी बराबर कर सकते हैं, एक इसको बराबर कर सकते हैं, 3 हो रही कंडीशन, और एक इसको बराबर कर सकते हैं, 3 कंडीशन है। चलो भाई पहली कंडीशन की बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि k बटे में 12 बराबर में 3 बटे में k करेंगे, तो ये आएगा k का वर्ग बराबर में 12 जो बात है 36 आ जाएगा, और k का मान आ गया आपका प्लस माइनस 6 आ गया भाई, ये k का मान आ गया। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है कि हम इन दोनों को बराबर करते हैं। इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या आएगा, 3
बटे में के बराबर में के माइनस में 3 बटे में के। ठीक है, इस के को उठा के इधर करेंगे तो 3 के आएगा, इस के को उठा के इधर करेंगे तो के का वर्ग माइनस में 3 के आएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। इसको उठा के हम इसको उठा के इधर भेजते हैं तो 0 बराबर में के का वर्ग माइनस 6 के आएगा। इसमें अगर मैं के कॉमन ले लेता हूँ तो ये आएगा के माइनस 6। यहाँ से हम देख सकते हैं एक तो के का मान आएगा, इसके बराबर 0 रखेंगे तो के का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बराबर में 0 रखेंगे, के माइनस 6 के बराबर 0 रखेंगे तो के का मान 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हमने देख लिया भाई 0 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। डन, चलो भाई ठीक है। अब इससे भी चेक करते थे, पहले और लास्ट वाले से चेक कर लेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं के बटे में 12 बराबर में के माइनस 3 बटे में के। ठीक है, इस के को गुना किया तो के का वर्ग आ गया। ठीक है, इस 12 को गुना किया तो 12 के माइनस में 12 चौबीस बातें 36 आ गया। इसको उठा के इधर ले आएंगे तो के का वर्ग माइनस में 12 के प्लस में 36। इसका फैक्टर कैसे करेंगे तो 6 और 6 के हिसाब से होगा, या फिर आप सीधे भी देख सकते हो 36 क्या होता है, 36 6 का वर्ग होता है। यानी इसको उठा के इधर लेके आए तो ये 6 का वर्ग भी कह सकते थे इसे। अब ये क्या दिख रहा है आपको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला बन रहा है। यानी हम सीधे इसमें लिख सकते हैं k माइनस 6 का वर्ग बराबर 0 है तो k का मान यहाँ से भी 6 आ रहा है। यानी मेनली k का मान क्या आ रहा है, 6 आ रहा है हर कंडीशन से। ठीक है, तो यहाँ पर k का मान 6 है और k का मान अगर 6 होता है तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल आने वाले। ठीक है, चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि प्रश्न 12 में लैम्डा के किस या किन मानों, किन की बात करें, मान या मानों मतलब कि एक भी हो सकता है बहुत भी हो सकते हैं। ठीक है, के लिए रैखिक समीकरण के युग्म जो ये दे रखे हैं का कोई हल नहीं होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या फिर एक का मतलब का एक अद्वितीय हल होगा। मतलब एक अद्वितीय एक हल हो सकता है, कोई हल नहीं होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो पहले हम फर्स्ट वाले पे जाते हैं। पहले यहाँ से लिख लेते हैं ए कितना है, तो a1 दे रखा है लैम्डा, b1 दे रखा है 1 और c1 दे रखा है लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है, a2 की बात करें तो ये आ रहा है 1, b2 की बात करें तो ये आ रहा है लैम्डा और c2 की बात करें तो ये आ रहा है 1। ठीक है, ये चीज़ आपको दे रखा है। उसके बाद अब हमें फर्स्ट वाले को चेक करते हैं, पहला वाला कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा का मतलब क्या होगा कि भाई a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, लेकिन नहीं बराबर होगा c1 बटे c2 के। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ हो गया कि यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। ये किस में था, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं का मतलब क्या है, जब दो रेखाएं समांतर होती है तब वो आपस में नहीं काटती, जब नहीं काटेगी तो कोई हल ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ है, ये समांतर की कंडीशन यही है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं तो a1 कितना है तो लैम्डा है और बटे में 1 आ रहा है, ये आ रहा है 1 बटे में लैम्डा आ रहा है। ठीक है, और ये आ रहा है लैम्डा का वर्ग बटे में 1 आ रहा है, ये चीज़ आगे। अब यहाँ पर ये बराबर नहीं है। अब इन दोनों कंडीशन में देखते हैं तो भाई यहाँ से लैम्डा इधर भेजेंगे तो लैम्डा का वर्ग बराबर में 1 का होगा और लैम्डा कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। चलो भाई ये चीज़ आ गई। ठीक है, यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ से 1 इसके बराबर भेजेंगे और लैम्डा का लैम्डा क्यूब हो गया। तो लैम्डा क्यूब जो होता है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए और ये होनी चाहिए। इस कंडीशन में यहाँ पर ये समांतर होंगे। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है। ओके, चलो भाई ये पहला पार्ट हमारा हो गया है, जो कि फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट की बात करेंगे क्या, अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल का मतलब क्या हो गया कि भाई a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 बराबर होगा c1 बटे c2 के। ये चीज़ हो सकता है। इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं लैम्डा बटे में 1 बराबर में 1 बटे में लैम्डा बराबर में लैम्डा स्क्वायर बटे में 1, ये चीज़ आएगा। ठीक है, पहले हम इन दोनों को बराबर रखेंगे। इन दोनों को जब बराबर रखते हैं, यानी कि मैंने लिखा लैम्डा बटे 1 बराबर में 1 बटे लैम्डा। ठीक है, इसकी बात करते हैं, लैम्डा का वर्ग आएगा और बराबर में 1 आएगा और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है,
ये तो आ गया किस कंडीशन में, जब हमने इसको बराबर रखा। अब अगर इसको बराबर रखते हैं तब क्या आएगा, तो 1 बटे लैम्डा बराबर में लैम्डा का स्क्वायर बटे में 1, ये आएगा 1 बराबर में लैम्डा का क्यूब, और यहाँ से हम देख सकते हैं लैम्डा का मान आ गया 1। ठीक है, चलो भाई, अगर मैं इन दोनों को बराबर रखता हूँ, ये दोनों को, तो लैम्डा बटे में 1 बराबर में लैम्डा स्क्वायर बटे में 1 आएगा। तो भाई लैम्डा से ये लैम्डा कट गया, यानी हम कह सकते हैं लैम्डा का मान 1 आ गया। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या आ रहा है मान, +-1 1 1, मतलब फाइनली आंसर क्या है, लैम्डा का मान अगर 1 और -1 होता है, उस कंडीशन पे ये क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं। एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय मतलब बराबर नहीं होना चाहिए। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। ये आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आते हैं। इसमें थर्ड पार्ट में क्या करेगा, अद्वितीय हल की बात की है। थर्ड पार्ट में अद्वितीय हल मतलब A1 बटे A2 ये बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटे B2 के, ये कंडीशन होती है तब जाके ये क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, यानी एक हल आएगा। ठीक है, A1 कितना है, तो लैम्डा है बटे में 1 है, ये है 1 बटे में लैम्डा है, और ये बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये आएगा लैम्डा का वर्ग बराबर नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है, तो लैम्डा का मान कितना होगा, +-1, यानी लैम्डा का मान अगर 1 या -1 से अलग होता है तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे इसके अद्वितीय हल हो जाएंगे, मतलब इसका एक हल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ पर ये हमारा 12th क्वेश्चन होता है खत्म, और आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी आपका यूपी बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है, निम्न समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है, बदल करके हल कीजिए। मतलब इसमें क्या करना है भाई, इसको पहले रैखिक समीकरण में बदलना है, उसके बाद हल करना है, और ये क्वेश्चन 2019 यूपी बोर्ड। ठीक है, चलो भाई इस क्वेश्चन में क्या है, देखो क्या है, रैखिक समीकरण तो अभी तो नहीं है क्योंकि ये बटे में आ रखा है, तो रैखिक कैसे होगा, इसको रैखिक में बदलना है। इसकी कंडीशन क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कई बार पेपर में आ चुके हैं। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, वो देखते हैं भाई, सॉल्व करेंगे। पहला जैसे लिखा है 15x - y 22x + y बराबर में 5 है। इसकी बात करें 40x - y प्लस में 55x + y बराबर में 13, ये चीज़ हो गया। चलो भाई ठीक है, यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या है, देखो सेम चीज़ क्या लग रही है, इसमें भी नीचे x - y है, x - y है, x + y, तो हम इसमें मान लेंगे। क्या मानेंगे, माना 1 बटे में x - y को u मान लिया है, और 1 बटे में x + y को ये v मान लिया भाई, ये हमने मान लिया। इसके अकॉर्डिंग अब क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जैसे ही हमने इसको माना, तो हम देख पा रहे हैं 15 1 बटे में x - y को u माना है, तो हम इसको लिखेंगे 15u प्लस में 22v और बराबर में 5 है। ठीक है, यहाँ की बात करें तो 40u, तो इसमें भी आएगा 40u प्लस में 55v और बराबर में हमारे पास आ रहा है 13, तो भाई ये 13 आ गया। ठीक है, कुछ कट रहा हो तो काट देते हैं भाई, कुछ भी कट रहा हो तो, कुछ कट रहा है तो भाई कुछ नहीं कट रहा। ठीक है भाई, नहीं कट रहा कोई बात नहीं। अब इसमें हम भाई बराबर करते हैं, ये बराबर करो चाहे ये बराबर करो, दोनों में से कोई एक बराबर करना होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं भाई बराबर कैसे करें, तो यहाँ पर इसको अगर मैं बराबर करना चाहूँ तो इसको अगर मैं 5 से गुना कर दूँ और इसको 2 से गुना कर दूँ तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, 5 से गुना करते ये कितना आ जाएगा 110, और 5 से गुना करते ये कितना, 2 से गुना करते ये कितना आ जाएगा 110, यानी बराबर हो जाएगा। तो हम जैसे गुना करते हैं तो अब क्या आएगा, 5 से गुना करेंगे यहाँ पे 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75 तो ये 75u आ गया, प्लस में 110v आ गया, और ये आ जाएगा 25। ठीक है, 2 से गुना करते ये आ जाएगा 80u, प्लस में यहाँ पर आएगा 110v, और ये आ जाएगा 13 दूनी 26। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ कट जाएगी। ठीक है, 75 में से 80 गया तो कितना बचा, तो ये बचा -5u। 25 में से 26 गया तो ये बचा कितना, -1। यहाँ पर u का मान हम देख पा रहे हैं, माइनस से माइनस कट गया और 1 बटे में 5 आ गया, ये u आ गया। इस u के मान को उठा के किसी भी समीकरण में रख देंगे। जैसे कि मान लो मैंने इसको माना था, ये पहली समीकरण थी, ये दूसरी समीकरण थी, तो u के मान को उठा के हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो u का मान
समीकरण एक में रखने पर भाई u के मान को उठा के हमने समीकरण एक में रख दिया, तो u का मान 1/5 था, उसको हमने समीकरण एक में रखा, तो देखो आंसर कितना आएगा। तो 15u था, u मतलब 1/5 आ गया, प्लस में 22v था, और बराबर में कितना है, 22v के बाद बराबर में 5 है। चलो भाई ठीक है, 5 दिया 15 कर दिया, इसको उठा के उस साइड भेज दिया, तो 22v बराबर में आ गया 5 - 3, v का मान आ गया 2/22, और इसको काटेंगे तो 11 आ जाएगा, यानी v का मान आ गया 1/11। v का मान आ गया 1/11, ठीक है। v हमारा 1/11 है, u आपका 1/5 है, और हमने माना क्या था, हमने माना था देखो यहाँ पर 1/x - y को u माना था, इसको v माना था, तो उसी अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे कि v ये था, तो हम कह सकते हैं भाई 1 में क्या था, हमने माना था x + y x + y को हमने माना था v, ठीक है, ये माना था। अब इसी कंडीशन में हम लिख सकते हैं, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x + y बराबर में 1 में v आएगा, और v का मान कितना है, तो 1/11 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/11। इस 11 को ऊपर भेजेंगे तो हम देख पा रहे हैं x + y का मान 11 आ गया। ये तो आ गई तीसरी समीकरण, ठीक है, ये तो v के थ्रू आ गई है। अब अगर मैं कहूँ भाई u के थ्रू, तो u का मान हमने क्या माना था, 1/x - y को हमने u माना था, और u का मान कितना आ रखा है हमारे पास, u का मान आ रखा है हमारे पास 1/5, ठीक है, तो हमने इसको 1/5 लिख दिया। इसको जब उल्टा पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाके x - y हो जाएगा, और ये ऊपर जाके 5 हो जाएगा। ये आ गई चौथी समीकरण। अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को साथ में रखेंगे, ठीक है। समीकरण 3 तथा 4 के अनुसार, ठीक है, समीकरण 3 और 4 के अनुसार होगा तो क्या होगा, तो भाई इन दोनों समीकरण को साथ में लिख दिया हमने, x + में y बराबर में 11 और x - y बराबर में 5 है। दोनों समीकरण को जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2x, और ये कट जाएगा, और ये आ जाएगा 16, और x का मान कितना आ गया 8, ठीक है। इस x के मान 8 को उठा के हम समीकरण 1 में रख देंगे, 1 में क्यों, कौन सा, ये 3 में रख देंगे, ठीक है। x का मान समीकरण 3 में रखने पर भाई x का मान क्या है, समीकरण 3 में रखा, तो 3 में क्या है 8 आ जाएगा, तो हम इसमें लिख सकते हैं 8 + में y बराबर में 11, तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं x का मान 8 निकाल लिया है, y का मान 3 निकाल लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यही था, इसमें थोड़ी सी डबल मेहनत थी। डबल मेहनत क्या थी कि पहले हमें इसको u v माना था, और u v से समीकरण निकाला और इसको सॉल्व किया, ठीक है, और यहाँ से u v निकाला। u v निकालने के बाद वहाँ से हमने एक और समीकरण बनाई दोबारा से, ठीक है, जो हमने पहले माना हुआ था उसके अनुसार बनाई, और उन दोनों समीकरण को सॉल्व किया, तब जाके हमारा x और y आया, ठीक है। चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी ले सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें भी u और v मानेंगे, इसमें भी u और v मानेंगे, ठीक है, और ये भी सेम पिछले वाले के तरीके से ही सॉल्व होगा कि भाई u और v मान के, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसमें भी हमने इसको u v माना, उसमें भी हमारा u और v ही मानना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप खुद करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि भाई ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं आया, तो हम इसको एलेबरेट दोबारा करेंगे, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। अभी फिलहाल ये है कि हमें करना है, कहते हैं ना, टाइम को भी बचाना है। हमने क्वेश्चन उस टाइप का बताया है, सेम क्वेश्चन आ रहा है, तो ये आप कीजिए ट्राई, आपके लिए भी कुछ होना चाहिए, ठीक है। बाकी दिक्कत होती है फिर तो हम हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई इसको स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। अब ये क्या है आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो विस्तृत जो बड़े क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं भाई, विस्तृत क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो कि आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें क्या देखा है, रैखिक युगपद समीकरण, जो ये आपके पास दे रखा है, 2 समीकरण दिख रहे हैं, को ग्राफ खींचिए। इसने क्या कह दिया है, ग्राफ खींचना है। चलो भाई ग्राफ के बाद इसको हल करना है। इन रेखाओं तथा y अक्ष से बने त्रिभुज
के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, इनकी रेखाएं भी देखनी है और वाई एक्स से मिले, वाई एक्स में क्या है, वाई एक्स से कट होके एक त्रिभुज भी बन रहा है। देखेंगे भाई जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे भाई त्रिभुज कैसा बन रहा है, ठीक है। और उस त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक भी निकालना है, वो भी निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, तो हम क्या करते हैं भाई, ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो ग्राफ की बात करें तो यहाँ हम लेते हैं ग्राफ पेपर। ये हमने ले लिया ग्राफ पेपर, ठीक है। अब ये ग्राफ पेपर के अंदर मैंने पहले बनाया क्या पहले क्या करते हैं, हम इसका बॉक्स बना लेते हैं, इसके बॉक्स बना लेते हैं जो कि हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हल में आया, तो इसमें क्या है, 2x माइनस वाई बराबर में 1 है। और इसका हम यहाँ से y को इधर भेजते हैं, 2x माइनस 1 बराबर में y आ गया। और यहाँ पर एक बॉक्स बनाया हमने, कोशिश करना 3 की बनाने की। 3 में क्या होता है, 3 में होता है अगर आपके पास कहीं गलती हो रही है तो वो गलती आपको पता चल जाती है। एक्चुअली क्या है, कम से कम 2 तो बनाने होते हैं, 2 पे ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन 3 बनाओगे तो आप गलती से बच सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे हम देखते हैं, तो क्या भाई, ये हमारे पास आ गया, x का मान कुछ भी रख सकते हैं। अगर मैंने x का मान 0 रखा, तो अगर मैंने x का मान 0 रखा तो 0 x के मान 0 रखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, 2 गुने 0 माइनस 1 बराबर में y, यानी y कितना आ रहा है माइनस 1 आ रहा है। x 0 रखा तो ये माइनस 1 आया, ठीक है। अगर मैं x का मान 1 रखता हूँ तो ये 2 आएगा, 2 में से 1 गया, 1 ही बचेगा, ठीक है। अगर x का मान 2 रखता हूँ तो 2 दूनी 4 में से 1 गया, x का मान 2 रखा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, 3 बचा, तो हम 3 कर सकते हैं। यानी हमारे पास एक बॉक्स जो आ गया वो क्या आ गया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये चीज़ आपके पास x और y है, ठीक है। और इसमें हमारे पास कितना आ गया है, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, 1 और 1, 2 और 3, ठीक है। ये आ गया है, ये पहला बॉक्स आ गया है जो कि किस समीकरण का है, 2x माइनस वाई बराबर में 1 आ गया, ठीक है। 2x माइनस वाई बराबर में 1, ठीक है। अगले वाले की बात करें तो ये है 2x, जो दूसरा समीकरण हमारा ये ऊपर वाला है, एक्चुअली ये वाला, हाँ ठीक है। दूसरे समीकरण की बात करें, दूसरा समीकरण है x प्लस में 2y बराबर में 13 है। इसको x को यहीं रहने दो और 2y को उधर भेज दो, 13 माइनस में 2y, ठीक है। इसका हमने यहाँ बॉक्स बनाया, ठीक है, x और y हो गया, डन। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई क्या वैल्यू इसमें डाल सकते हैं। तो वैल्यू अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ 0 तो 13 आ जाएगा, थोड़ा बड़ा डिजिट आ जाएगा। हम क्या करते हैं, इसके आसपास ही डिजिट लाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ डालता हूँ 4, y का मान मैं 4 डालता हूँ तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 13 में से 8 गया, कितना बचेगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है भाई अगर 4 की जगह 5 डालता हूँ मैं इसमें, ठीक है, 5 अगर डालते हैं तो 5 दूनी 10 मतलब 3 आएगा। अगर मैं यहाँ पर 6 डालता हूँ तो 6 दूनी 12, 12 13 में से गया तो 1 बचेगा, ये आ रहा है। यानी हम दूसरी समीकरण का डिब्बा यहाँ बना सकते हैं। यहाँ पर हमने दूसरी समीकरण का डिब्बा बना दिया, ये आपका कितना है, x प्लस 2y बराबर में 13, ये x है, ये y है, और यहाँ हमारे पास आ रहा है 5 4 3 5 1 6, 5 4 3 5 और 1 6, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। चलो भाई ये आ चुका है। अब इसमें देखते हैं भाई, इसमें हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। पहले ग्राफ को मैं ब्लैक पेन से खींच देता हूँ ग्राफ में हमने क्या किया, यहाँ से एक ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ठीक है ये हमने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं भाई क्या क्या मान है, कहाँ तक है। तो x के मान को, जैसे ये आपका x होता है तो इसमें हम क्या करेंगे, ये आ गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ऊपर की बात करें तो 1 2 3 4 इस तरह से चलेगा।
y का मान कहाँ तक, 6 तक जा रखा है, तो हमें थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा। चलो भाई ठीक है, 5 और 6 तक जा रखा है। यहाँ की बात करें तो ये -1, -2, -3, -4, -5, -6 इस तरह चलेगा। नीचे -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से चल रहा है। ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं। यहाँ से हम ग्राफ खींचने की कोशिश करेंगे तो क्या रहा है, 0 और -1, मतलब x का मान 0 है, y -1 है। तो यहाँ पर ये 0 आ रहा है, x का मान 0 यहाँ पर है, 0 आ गया। ठीक है, और y का मान है -1, -1 मतलब यहाँ पर जाएगा, तो ये बिंदु आपका जा रहा है। ये बिंदु क्या आ रहा है, x का मान 0 और y का मान -1। चलो भाई एक बिंदु तुम्हारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, दूसरे बिंदु की बात करें, x1 y1, x1 y1 मतलब यहाँ पर आ गया भाई, x1 और y1 आ गया। चलो ठीक है, तीसरे बिंदु की बात करें, x2 और y3, x2 है और y3 है, मतलब यहाँ पर ये बिंदु आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये बिंदु आ गया है। ये बॉक्सेस थोड़े छोटे बड़े लग रहे हैं मुझे, x तो अच्छा ये गलत हुआ है। देखो क्या चीज़ है, यहीं पर मिस्टेक, यहाँ पर देखिए, अगर मान लो गलती से आपने यहाँ पर लिख दिया है, अब खींचोगे लाइन, तो लाइन खींचोगे तो ये तो इधर से जा रही है भाई, यहाँ तो टच होनी रही, तो आपकी गलती पकड़ जाएगी। तो आप देखो यही फ़ायदा होता है 3 पॉइंट होने से, अगर आप वहाँ लगाओगे तो गलती होते ही आप समझ जाओगे गलत कहाँ पर है। ठीक है, तो आप उस गलती को सुधार पाओगे। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x2 है और y3 था, 3 मतलब यहाँ पर जाएगा। ठीक है, x2 और y3 आ गया, डन। अब इसमें क्या करते हैं, अब इसमें हम इसकी रेखा खींच देते हैं। रेखा खींचेंगे तो कहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ से ये लाइन इस तरह से जा रही है। या इस तरह से जा रही है लाइन। ठीक है, चलो भाई ये आ गया। उसके बाद हम देखते हैं भाई, एक रेखा तो ये खींच गई, दूसरे वाले के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो दूसरे वाले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो x4 है और y5 है, सॉरी x5 है y4 है। x को हमने करा 5 और y है 4, मतलब ये ऊपर जाएगा, ये आ गया पॉइंट, x5 और y4 आ गया। ठीक है, दूसरा x3 और y5 है, x3 और y5 है, ये चीज़ हो रहा है x3 और y5। ठीक है, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद तीसरा क्या है, तो x1 है y6 है, x1 है y6 है, ये पॉइंट आ रहा है, x1 है और y6 है, ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, चलो भाई ये भी आ रही है हमारे पास। अब उसके बाद क्या चीज़ है, यहाँ पर अगर मैं इसमें रेखा खींचना चाहूँ तो रेखा किस अनुसार खींचेगा, तो रेखा ये मिल रही है यहाँ से। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, हम इसको बढ़ा देते हैं, रेखा को बढ़ाने से क्या होगा, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं x3 6 5। ठीक है, ये रेखा इस तरह से ऐसे जाती जाएगी आगे, और इस रेखा को हम बढ़ाएंगे तो ये अब रेखा इस तरफ जा रही होगी। इस तरह से रेखा जा रही होगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में ये कहा गया था y अक्ष पर बने त्रिभुज, y अक्ष पर का त्रिभुज दिख रहा है तुम्हें, तो y अक्ष ये है, इस पे ये त्रिभुज तो बना हुआ दिख रहा है आपके पास। ठीक है भाई, त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा है हमें बना हुआ, तो यहाँ हम देख सकते हैं जो इसके पॉइंट आए हैं, ये पॉइंट क्या है, एक तो पॉइंट यहाँ पर ये है जिसको मैंने लिखा A, ये पॉइंट आया है ये B, और ये पॉइंट आया है जो कि है C पॉइंट। ठीक है ना, ABC त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं त्रिभुज ABC में, देखो त्रिभुज ABC आपको दिख रहा है, इसके निर्देशांक निकालने तीनों शीर्ष के, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है। इस शीर्ष का निर्देशांक तो पता है, A कितना है, A हमें दे रखा है 3 और 5, B हमें दे रखा है, B का नहीं पता, वो भी निकालना है। C हमें दे रखा है कितना, तो C हमें दे रखा है 0 और -1, 0 और -1। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, जब हम ये रेखा खींचते हैं, जब भी ये रेखा खींचते हैं इस तरह से, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें इसमें देखो इस तरह का एरो लगाना कंपलसरी होता है। ठीक है,
इसमें भी इस लाइन को अगर मैं आगे खींच देता हूँ तो ये एरो लगाना कंपलसरी होता है, ठीक है। उसके बाद इस रेखा पर समीकरण का नाम लिखना भी जरूरी होता है। तो जैसे ये वाली रेखा दूसरी थी, तो ये था हमारे पास x + 2y बराबर में 13 था। इस रेखा की बात करें तो ये रेखा कौन सी थी, तो ये थी हमारे पास 2x - y बराबर में 1, ये रेखा थी, ठीक है। इस तरह से इसको पूरा रिप्रेजेंट करना है कि x एक्स तुम्हारा ये है जिसे हम यहाँ x कहते हैं, और इसे x डैश कहते हैं, इसे y डैश कहते हैं, और इसे यहाँ पर y कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमारी चलती हैं, ओके। चलो भाई, अब इसको देखो, ग्राफ पूरा आपका प्रॉपर इस तरीके से बनना चाहिए कि भाई रेखा होनी चाहिए, उस पर एरो होना चाहिए, मतलब तीर का निशान होना चाहिए, उस समीकरण का नाम लिखा होना चाहिए, और जो भी पॉइंट है वो पॉइंट बाकायदा अच्छी तरह से इंडिकेटेड पॉइंट होना चाहिए। ए बी सी इसका नाम हमने दे दिया है यहाँ पे। ए हमें पता है इतना है, बी अभी बता रहा हूँ निकाल के, सी हमने -1 0 निकाल लिया, सॉरी 0 और -1 निकाल लिया। अब बात करते हैं बी की। तो बी क्या है, वाई एक्स को काट रहा है, और रेखा कौन सी है, तो रेखा हमारी ये वाली है, मतलब ये वाली रेखा की बात कर रहे हैं। इसकी बात करें तो इसमें अगर मैं एक डब्बा और जोड़ूँ और यहाँ मैं देखूँ, भाई y तो हम ले रहे हैं 0, y 0 ले रहे हैं, सॉरी x 0 ले रहे हैं, y x है ना, तो x 0 ले रहे हैं, तो x तो लेना है हमें 0। अगर x 0 लेंगे तो y कितना आएगा, तो यहीं देख लो, यहाँ पर है। अगर मैं एक डिब्बा और जोड़ूँ और यहाँ 0 करता हूँ, अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो यहाँ पर x 0 ले लिया मैंने, बराबर में 13 माइनस में 2y है, 2y को इधर लाएंगे, बराबर में 13 आएगा, और y का मान कितना आ गया, 13/2, मतलब ये आ रहा है 6.5 आ रहा है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं, जैसे 0 पुट किया तो ये 6.5 आएगा, यानी ये क्या आ रहा है, 0 और 6.5 आ रहा है। यानी यहाँ पर ये बिंदु जो आया है, ये बिंदु बी बिंदु जो आया है, ये क्या है, 0 और 6.5 आया है, ठीक है, 0 और 6.5 आ गया, डन। चलो भाई, ये आपका त्रिभुज आ गया है यहाँ पर, ये त्रिभुज यहाँ पे आ गया है, त्रिभुज ABC, उसके निर्देशांक भी हमने ज्ञात किए हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ गुने बेस गुने हाइट, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। जैसे आधार क्या है BC, इसकी देख लेंगे भाई कितना है, तो 6.5 ऊपर था, एक नीचे 7.5 हो जाएगा, और ऊंचाई ये होगी जो 3 है, तो इस तरह से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछता है तो, ठीक है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, युग्म समीकरण के युग्म 3x + y - 12 बराबर 0 है, x - 3y बराबर 6 है, सॉरी +6 बराबर 0 है, को ग्राफिक विधि से हल करना है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, भाई इसमें क्षेत्रफल भी निकालना है, ठीक है ना, जो x अक्ष से बनाती है, यानी ये x अक्ष से क्षेत्रफल बना रही है, और ये देखते हैं। अब यहाँ पर पहला समीकरण क्या है, इसमें देख सकते हैं पहला समीकरण है 3x + y और -12 बराबर 0। यहाँ से हम देख सकते हैं y को यहीं रहने दो, बाकी को उधर भेज दो, तो 12 - 3y ये आ गया। देखो क्या करना है ना, एक को जो अकेला हो किसी को, उसको अकेले को एक साइड रख लेना। अगर एक को अकेले को एक साइड रख लेगा तो इसको ज्ञात करना आपको बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं y का मान अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये 12 आ जाएगा, y का मान एक, देखो याद रखना छोटी से छोटी संख्या आ जाए तो भाई अच्छा रहेगा। अगर मैंने y का मान रखा 4, तो सॉरी ये सब y कैसे हो गए, यहाँ x है, ठीक है ठीक है ठीक है। x का मान अगर मैंने रखा 4, तो 4 तिया 12, 12 में से 12 गया 0 हो जाएगा, तो 4 हमने रखा 4 तिया 12, 12 में से 12 गया 0 आ गया। अगर x का मान मैं रखता हूँ 3, तो 3 तिया 9, 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा। x का मान अगर मैं रखता हूँ 2, ठीक है, x का मान जैसे 2 रखेंगे 3 दूनी 6, तो ये 6 आ जाएगा। ये आगे समीकरण हमारे पास, मतलब डब्बा बन गया यहाँ पे। दूसरी बात करते हैं x - 3y + 6 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये दूसरी तरफ जाएगा, 3y - 6 आ जाएगा। इसका डब्बा अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे, x और y है हमारे पास, डन, ठीक है। y का मान यहाँ पर मैं अगर रखता हूँ तो कितना आ रहा है, तो y का मान 0 रखेंगे। अगर y का मान 0 रखते हैं तो x कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो मैं थोड़ी बड़ी वैल्यू रख देता हूँ, बड़ी वैल्यू का मतलब 3 दूनी 6, 2 रखते हैं, y का मान 2 रख दें अगर, तो y का मान 2 रखा तो x का मान 0 आ जाएगा,
भाई 2 रखते 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया 0, ठीक है। y का मान 3 रखा तो 3 दूनी 3 या 9, 9 में से 6 गया 3 बचेगा, ठीक है। y का मान अगर मैंने 4 रख दिया, 4 या 12 में से 6 गया 6 बचेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये 2 बॉक्स बन चुके हैं और दोनों बॉक्स को हम दूसरे तरफ रख लेते हैं। ये हमारा बना हुआ था, इसको हम इरेज करते हैं। और यहाँ पर क्या चीज़ है, पहला समीकरण है 3x + y - 12, 3x + y - 12 बराबर में 0, और इसका बॉक्स हमने बना रखा है। x और y है, और ये हमारे पास आ गया है 403362, 403362, ठीक है। ये हमारे पास है x - 3y + 6, x - 3y + 6 बराबर 0 है। इसके हम यहाँ बॉक्सेस बनाते हैं। x और y है, ठीक है। x का मान इसमें क्या रखा हुआ है, 0 2 3 3 6 4, 0 2 3 3 6 4, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसमें हम ग्राफ खींचते हैं। देखो इसमें क्या है, x की अधिकतम 6 आ रखा है, y का अधिकतम 6 आ रखा है, ठीक है। सॉरी, x का ही 6 आ रखा है दोनों कंडीशन में, 0 2 3 3 2 6 2 6। यहाँ पर समीकरण को थोड़ा सा हमने अलग किया है, 2 6, ये हमारे पास 2 6 आ रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है y का अधिकतम मान 6 है और x का अधिकतम मान 6 है, ये चीज़ आ रखा है। तो हम इस अकॉर्डिंग ग्राफ खींचते हैं यहाँ पे। जी आ गया हमारे पास। इसमें इसको यहाँ कट किया, ये कट किया हमने, ये कट किया, मतलब सॉरी तीर का निशान लगा दिया इसमें। इसमें यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, ठीक है। यहाँ पर सॉरी एक ही आएगा, 1 2 3 4 4 5 और ये 6 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इधर भी चलेंगे हम। इसमें क्या है, यह आएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 और -6 तक आ गए। नीचे भी आएगा -1 -2 -3 और -4 के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। चलो भाई, अब इसको हम यहाँ पर ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो किस तरीके से होगा, तो हम देख पा रहे हैं भाई 4 0, x 4 y 0, कहाँ पॉइंट आएगा, x 4 y 0 ये आएगा। तो हमने लिख दिया भाई 4 और 0 आ गया, ठीक है। दूसरा x 3 और y 3, x 3 और y 3 ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, x 3 और y 3 आने वाला है। चलो भाई ये भी ठीक है। दूसरा x 2 और y 6, x 2 और y 6 ये पॉइंट यहाँ आएगा, x 2 और y 6 ये हमारा यहाँ पर चल रहा है। अब तीनों पॉइंट को मिला लेते हैं भाई। चलो भाई मिला लेते हैं। मिलाने वाली कंडीशन में आ गया हमारे पास भाई, आ रहा है तीनों बिल्कुल मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरह से आगे की तरफ जाता रहेगा, ठीक है। इसको हम इस साइड भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है भाई। ये हमने इस तरह से एरो बना दिया, ठीक है। चलो ये बहुत बढ़िया। उसके बाद इसमें क्या कहा गया, दूसरे लाइन की बात करते हैं। दूसरे लाइन में क्या है, x0 और y2, x0 और y2 किस में आएगा, x0 और y2 ये पॉइंट आएगा। चलो भाई हमने इसको लिख दिया 0 और 2, ठीक है। उसके बाद x3 और y3 ये देखा है, तो x3 और y3 कहाँ जा रहा है, यही पॉइंट आएगा। चलो भाई ठीक है। दूसरा x6 और y4, x6 और y4 कहाँ है, ये पॉइंट आ रहा है, ये 6 और 4 आ रहा है, ठीक है। इस 3 और 3 को थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ मैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 और 3 है, ठीक है। अब यहाँ से भी ये लाइनें हमारी मिल रही है, तो हम कह सकते हैं भाई लाइन को मिला लेते हैं बिल्कुल। इस लाइन को यहाँ से इस तरीके से मिला लेते हैं, ये इस तरह से जा रहा है। इसको थोड़ा सा हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, ये आ गया, ठीक है। इसको भी इस साइड लेके जाएंगे, ये ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं
वाई एक्सिस को कट करेगा, वाई को कट करेगा। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखो दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो रेखा एक्स एक्सिस से बनाती है। मतलब इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल वहाँ निकालना है जो एक्स एक्सिस पर बना रही है। तो भाई एक्स एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर एक्स पर ये भी कट रहा है। भाई इस रेखा को हम बढ़ाते हैं, अब बढ़ा के देखते हैं भाई ये कहाँ तक जा रहा है। तो इस रेखा को बढ़ाने पर हम देखते हैं भाई कहाँ जाएगा ये। इस रेखा को हम बढ़ा देते हैं भाई, ये हमारे पास जा रहा है इस रेखा को बढ़ाने पे, ठीक है। यानी ये पॉइंट कितना आ रहा है, देखो इस रेखा का नाम क्या था, इस रेखा का नाम क्या है, तो हम देख सकते हैं 0 2 ये वाली रेखा है। यानी मैं लिख सकता हूँ भाई ये रेखा है एक्स माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। इस रेखा का नाम क्या है, तो इस रेखा का नाम आपका है 3x प्लस वाई बराबर में 12, ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0 है, x 3x प्लस वाई बराबर में 12 है। चलो भाई ठीक है, ये दो समीकरण हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें निकालना है भाई ऐसा क्षेत्रफल जो x एक्सिस और इन दोनों रेखाओं से आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे कि भाई ये जो त्रिभुज, इसका नाम मैं अगर दे देता हूँ तो नाम के अकॉर्डिंग आते हैं हम, ये A है, ये B है और ये C है, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें हम कह सकते हैं भाई त्रिभुज, इसमें लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये निकालना है हमें। और क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो हाफ गुने में बेस मतलब आधार कितना है BC है। चलो भाई BC लिखा, गुने में ऊंचाई की बात करें तो क्या रे, ये ऊंचाई होती है, जो भी ऊपर का पॉइंट है इसमें इससे ऊपर कितना जा रहा है, 3 ऊपर जा रहा है भाई, जो ये है वही आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं भाई इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 3 है। और यहाँ पे देखेंगे BC कितना है, तो BC की बात करें तो B देखो यहाँ से 6 है और यहाँ से 4 है, तो टोटल ये जोड़ देंगे, यहाँ से इतना 6 और 4 10 आ गया, तो BC 10 है हमारे पास। तो हम यहाँ पर सीधे लिखेंगे 10 गुने में 3, इसको 2 से काटा, ये 5 आ गया और ये आ गया हमारा 15 स्क्वायर यूनिट, ये आ जाएगा। ये इसका क्षेत्रफल आ गया ABC का, जो हमने देख लिया एक्स अक्ष पर जो क्षेत्रफल त्रिभुज का बन रहा है वो हमने निकाल के दिखा दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बाकी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है वो है दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, कोई दो संख्याएं उसका अंतर 2 दे रखा है, उनके वर्गों का योग 34 दे रखा है। चलो भाई इसके हल पे आते हैं। दो संख्या मैंने मान ली कि दो संख्याओं का अंतर है 2, मतलब x माइनस वाई, दो संख्याओं इसका अंतर 2 दे रखा है। और इन्हीं दोनों संख्याओं का उनके वर्गों का योग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये दे रखा है 34, भाई आपको दे रखा है, ठीक है। चलो भाई ये हमने देख लिया। यहाँ पे यहाँ से हम क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। यहाँ से अगर मैं x का मान निकालता हूँ समीकरण 1 से, यानी पहले क्या करते हैं इसको रहने देते हैं x का मान निकाल दिया, 2 प्लस में y आ गया, ठीक है। अब हमें पता है दोनों का योग कितना है, ये 34 है, वर्गों का योग 34 है। इस x का मान इसमें डाल देंगे, तो भाई यहाँ पर ये आ गया पहली समीकरण और ये दूसरी समीकरण। हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 के अनुसार, ठीक है। जो समीकरण 1 और 2 के अनुसार देखेंगे भाई क्या रहा है, तो यहाँ से x का मान उठा के इसके अंदर डाल देंगे, तो देखिए x का मान क्या है 2 प्लस में y, इसका वर्ग जो है प्लस में y का वर्ग जो है बराबर में 34 आ रहा है। इसका वर्ग खोलेंगे तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 आएगा, y का वर्ग आएगा प्लस में 2ab मतलब कि 4y आ जाएगा, ठीक है, प्लस में y का वर्ग बराबर में 34 आ रहा है, ठीक है। y स्क्वायर कितना आएगा, 2y का स्क्वायर आएगा, ठीक है भाई 2y का स्क्वायर आ गया, प्लस में 4y है, इस 34 को उठा के इधर लाएंगे तो 4 से घट जाएगा और ये आ जाएगा -30, ये लिखा -30 बराबर में 0। चलो भाई ठीक है, ये आ गया। इसमें से हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन लेते के साथ यहाँ आ रहा है y का वर्ग प्लस में 2y माइनस में 15 और बराबर में 0, ठीक है। ये 2 आके इधर 0 हो जाएगा, तो भाई 0 कर दिया हमने। तो ये आ गया हमारा y का स्क्वायर प्लस में 2y
-15 बराबर में 0। इसका फैक्टर करेंगे, भाई गुणनखंड करेंगे तो क्या आ सकता है, तो 5 तिया 15 आ रहा है, तो भाई 5 तिया 15 आ जाएगा। y का वर्ग प्लस में 5y माइनस में 3y -15 बराबर में 0। यहाँ से देख रहे हैं y कॉमन आ जाएगा, y + 5 आया, यहाँ से -3 कॉमन आ रहा है, y + 5 आया, ठीक है भाई, बराबर में 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो y + 5 इसको हमने ले लिया कॉमन, तो कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, y + में 5 और y - में 3 बराबर में 0 आ गया। इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, तो y + 5 के बराबर रखेंगे और y - 3 के बराबर रखेंगे। यहाँ से y का मान आ रहा है -5 और यहाँ से y का मान आ रहा है 3। ये तो y के 2 मान आ गए हैं। अब इसी मान के अकॉर्डिंग हम x का भी मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस मान के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो अगर मैं यहाँ -5 पुट करता हूँ तो यहाँ पर 2 अंक संख्याएं, चलो भाई ठीक है। जब y जो है वो -5 है तब x कितना होगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 2 + में y, यानी 2 - में 5 यानी -3, x का मान हो गया -3, ठीक है। और जब y का मान है कितना, 3 है, जब y का मान 3 है तो उस कंडीशन में जब यहाँ रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 2 + में 3 आएगा जो कि 5 आ जाएगा, ठीक है। x का मान 5 आ गया और x का मान 3 आ गया, यानी यहाँ कंडीशन देखो, अगर -5 है तो -3, 3 है तो 5 आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है विस्तृत उत्तर में एक आयताकार मैदान है। आयताकार मैदान मतलब मैंने ऐसा कुछ मैदान बना लिया, ये आयत के आकार का मैदान हो गया, ठीक है। इसमें इसकी कुछ लंबाई है और कुछ चौड़ाई है। जी हमने कर दिया, कुछ लंबाई और चौड़ाई है। इसने कहा है आयत मैदान की लंबाई में 2 मीटर में वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर बढ़ जाता है। यानी देखो पहले आयत का क्षेत्रफल क्या है, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो x और y होगा। और इसने कहा हुआ है अगर हम क्या करें, लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दें, लंबाई क्या x है, तो यानी x में अगर 2 मीटर की वृद्धि कर दें तो इसका जो क्षेत्रफल आ रहा है वो पुराने क्षेत्रफल से कितना है, 10 मीटर बढ़ जाएगा, पुराने क्षेत्रफल से 10 मीटर बढ़ जाएगा। दूसरी कंडीशन इसने कह रखी है परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर वृद्धि हो जाए, लंबाई में 2 मीटर वृद्धि हो जाए, ठीक है, और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी हो जाए, चौड़ाई में 3 मीटर की कमी हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 45 मीटर कम हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल जो XY है वो 45 मीटर कम हो जाएगा। ये कंडीशन दे दी, ये पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण है, ठीक है। अब इसने कहा है तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो पहले हम पहले समीकरण को हल करते हैं। समीकरण 1 में इसको अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा XY प्लस में 2y बराबर में XY बराबर में प्लस में 10 है, ये आ रहा है। XY से XY कट गया, 2y बराबर में 10 है और y का मान कितना आ गया, तो ये 5 आ गया, y का मान 5 आ गया, ठीक है, डन भाई। चलो भाई y का मान 5 आ गया। अब इस y के मान को उठा के हम रख देते हैं दूसरे वाले समीकरण के अंदर, ठीक है। दूसरे वाले समीकरण के अंदर रखते हैं तो उस कंडीशन से क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस में 2, ठीक है, यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रख दिया हमने, 2 में रखते ही क्या चीज़ हो जाएगा हमारे पास, तो y का मान 5 जैसे हम रखेंगे तो ये आ रहा है x प्लस में 2 और 5 रखते, 5 में से 3 गया, 2 बचेगा तो ये 2 आ गया, ठीक है। यहाँ 5 रखते क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x और यहाँ -45 है, ठीक है। 2 को जब हम अंदर गुणा किया तो कितना आ रहा है,
2x प्लस में 4 बराबर में 5x माइनस में 45 आ गया। ठीक है, ये हो गया। ओके, इसे 2x को उठा के उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 3x, और 45 को इधर ले आएंगे तो 49 हो जाएगा, ठीक जाएगा। और यहाँ से हम अगर x का मान निकालते हैं, जो कि मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, x का मान आ रहा है 39/3 आ गया, x का मान ये आ गया और y का मान ये आ गया। यानी हम कह सकते हैं मैदान की जो लंबाई आ रही है वो लंबाई है 49/3 आ रही है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई आ रही है वो 5 मीटर आ रही है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ये मीटर में है, आपका मीटर में आ गया, और ये भी आपका मीटर में ही है। ठीक है, ये आपका मीटर में आ जाएगा। ओके, तो आप इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ओके, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखा एक नाव है जो 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाता है। ये भी आपका यूपी बोर्ड 2020 का, और ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं। एक नाव जो है 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर चलती है। तो इसमें क्या करना है हमें पहले इसमें माना धारा की चाल, इसको मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ठीक है भाई। अब इसके बाद इसमें ये कह दिया है नाव की चाल, इसको लिख दिया y स्थिर जल में, वो भी स्थिर जल में। भाई स्थिर जल में, रुके हुए पानी में नाव की चाल क्या है? नाव की चाल जो है y किलोमीटर प्रति घंटा लिखिए। ठीक है भाई। अब देखो क्या चीज़ है, अगर मैं कहूँ कि धारा के अनुकूल, देखो दो चीज़ें, धारा के अनुकूल है और धारा के प्रतिकूल है। अनुकूल का मतलब होता है धारा के साथ साथ चलना, प्रतिकूल मतलब कि धारा के विरुद्ध चलना, यानी धारा इधर बह रही है और हम इधर तरफ जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, तो प्रतिकूल हो गया। और धारा इधर जा रही है, हम उसी के साथ जा रहे हैं, यानी हम जा रहे हैं, पीछे से धारा हमें धक्का देगी, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर अपोजिट जाएंगे तो धारा हमारी स्पीड को घटाएगा, ये चीज़ होगा। अब हमें पता है टाइम जो होता है डिस्टेंस बटे में स्पीड होता है, ये चीज़ होती है, ये फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, अब हम कहेंगे भाई धारा के अनुकूल समय, मतलब जो हमने t1 मान लिया, ये कितना होगा? दूरी बटे में दूरी जो भी होगी जैसे इसमें देखा पहले में 30 किलोमीटर प्रतिकूल, 30 किलोमीटर, 44 किलोमीटर अनुकूल है, तो यहाँ पर 44 अनुकूल, मैंने अनुकूल लिख दिया तो अनुकूल को 44 लिखना पड़ेगा। बटे में क्या होगा? इसकी जो चाल होगी वो क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? क्या होगी? अनुकूल की बात करें मतलब धारा के साथ चल रहा है, मतलब स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, स्पीड बढ़ने का मतलब क्या है? पहले उसकी स्पीड y थी और अब उसके अंदर धारा की स्पीड भी जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम कहते हैं धारा के प्रतिकूल जो दिया हुआ है, जो समय है जिसे हम t2 मान सकते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा? तो इसको हम कह सकते हैं 30 बटे में y, y क्या है? नाव की चाल, और उसमें से धारा की चाल को घटाना होगा, ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई ये हमने लिख दिया है। अब इसने कहा है क्वेश्चन में कि भाई इसे 30 किलोमीटर प्रतिकूल और 44 किलोमीटर अनुकूल जाने में 10 घंटे समय लगता है। यानी प्रश्न के अनुसार क्या है? t1 प्लस में t2 बराबर में 10 आ रहा है, और t1 कितना है? तो t1 का मान है 44 बटे में y प्लस एक्स, और t2 का मान है 30 बटे में y माइनस एक्स, और बराबर में 10 है। ये चीज़ आ गया। ठीक है, ये तो हमारी पहली समीकरण हो गई है। ओके, अब इसके बाद इसने ये कहा है इसी के अनुसार हम दूसरी समीकरण को भी करेंगे। भाई दूसरे कंडीशन में क्या था? 13 घंटे समय ले रहा था 40 किलोमीटर प्रतिकूल और 55 किलोमीटर अनुकूल जाने में। यानी फिर सेम एक और क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन जो है ये 13 घंटे ले रहा था। उस कंडीशन में t1 कितना है?
T1 देखो क्या चीज़ है, T1 हमने माना हुआ है 44, मतलब अनुकूल को माना हुआ है, अनुकूल, ठीक है। अनुकूल कितने में गया है, 55 किलोमीटर अनुकूल गया है, यानी 55 बटे में y प्लस में x आएगा। T2 हमने अनुकूल वाले को, सॉरी प्रतिकूल वाले को देखा, तो प्रतिकूल कितना है, 40 किलोमीटर गया हुआ है, तो 40 किलोमीटर की बात करें तो 40 बटे में y माइनस एक्स आ गया, और बराबर में 13 आ गया। ये दो समीकरण आ गई, और ऐसे समीकरण हमने हल किए थे, ऐसे समीकरण हमने हल किए हैं, ठीक है। चलो भाई इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या चीज़, इसमें भी नीचे y प्लस एक्स है, y माइनस एक्स है, y प्लस एक्स है, y माइनस एक्स है, तो हम 1 बटे में y माइनस प्लस एक्स को u मानेंगे और 1 बटे में y माइनस एक्स को v मानेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, यानी माना 1 बटे में y प्लस एक्स, इसको u मान लिया, और 1 बटे में y माइनस एक्स, इसको हमने v मान लिया, ठीक है। एक को u मान लिया, एक को v मान लिया, ओके। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये हमने मान लिया है कि भाई इसको u इसको v मान लिया। अब इस अकॉर्डिंग क्या होगा, 44 u और 30 v आएगा, ये क्या आ गया, तो हम कहेंगे भाई 44 u प्लस में 30 v बराबर में 10 घंटे, ठीक है। उसके बाद क्या है, 55 u और 40 v, 55 u और 40 v, और ये मिला के कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 13 आ रहा है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब इसको करना है हमें बराबर। अब ये बराबर कैसे होगा, तो बराबर के लिए हम कर सकते हैं भाई, इसको बराबर कर दें, कर सकते हैं, इसको गुना करते हैं 3 से, इसको गुना करते हैं 4 से, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, इसको गुना करते हैं 4 से, इसको गुना करते हैं 3 से, देखो 4 3 12 120 हो जाएगा, और 3 4 12 120 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बराबर। हमें बराबर करना है, तभी विलोपन विधि से आराम से कट हो जाने वाला है, ठीक है। 4 से जैसे ही हमने गुना किया तो ये कितना आ रहा है, 4 चक 16 और 4 चक 16 एक 17 आ गया, ठीक है ना, इतने यू हो गया, प्लस में 4 3 12 120 वी हो गया, और यहाँ पर आ गया 40। 3 से गुना किया तो 55 को 3 से करेंगे तो 5 3 15 हासिल, 5 3 15 16 165 यू आ गया, 4 3 12 120 वी हो गया, और ये बराबर में 13 3 39 आ गया, ठीक है। कुछ कट रहा है तो हम काट देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये कट गया, 40 में से 39 गया, 1 बचा, ठीक है भाई। 76 में से 65 गया तो ये बचेगा 11 यू, यू का मान कितना आ गया, 1 बटे में 11 आ गया। चलो भाई पहली चीज़ तो आई, यू का मान 1 बटे में 11 आ गया, ओके। अब उसके बाद देखते हैं भाई, यू का मान 1 बटे 11 आ गया, हम वी निकालेंगे, और वी कैसे निकालेंगे, तो v के लिए हम आते हैं, किसी भी u का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं। किस में हमने रख दिया, हमने मान लो रख दिया है, जैसे कि ये 4 और 3 से हमने गुना किया था, गुने 4 और गुने 3 से किया था हमने, इसको पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण माना था। तो हम क्या करते हैं, और कोई समीकरण तो नहीं मान रखा ना हमने, नहीं अभी नहीं माना है, ठीक है। u के मान को किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो u के मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, u का मान जो है वो समीकरण 1 में रखने पर, तो u का मान कितना है, 1 बटे 11, यानी 44 गुने में 1 बटे 11 प्लस में 30v बराबर में 10 है, ठीक है। ये इससे कट गया 4 पे, 4 को उठा के उधर भेजेंगे तो 30u 30v बराबर में ये उधर जाके 6 बचेगा, ठीक है। और v का मान आ गया 6 बटे में 30, और ये आ गया 6 पंचे में 30, यानी v का मान कितना आ रहा है, 1 बटे में 5 आ रहा है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। जैसा कि हमने माना हुआ था, u को माना हुआ था 1 बटे y प्लस एक्स, और v को माना हुआ था 1 बटे में y माइनस वाई, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 1 बटे में y प्लस एक्स इक्वल टू यू था, और इक्वल टू में मान उसका कितना है, 1 बटे 11 है। यहाँ से हम इन दोनों को साइड को लेंगे, यू को छोड़ देते हैं, इन दोनों को ले लेंगे, इसको उल्टा करते हैं तो आएगा हमारे पास y प्लस एक्स बराबर में 11 आ रहा है, ठीक है। चलो भाई ये चीज़ आ गई। v वाली कंडीशन में करते हैं, तो v वाली कंडीशन में क्या है, 1 बटे में y माइनस एक्स बराबर में v है, और v का मान कितना है, 1 बटे 5 आया। इसको जब उल्टा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, y माइनस में x बराबर में 5 आ गया। इसको मान लिया हमने तीसरी समीकरण, इसको मान लिया चौथी समीकरण, ये चीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण को हल करते हैं, यानी कि हम कहेंगे समीकरण, ये समीकरण 3 और 4 जो है के अनुसार
ठीक है, 3 और 4 के अनुसार आ जाता है। अब समीकरण 3 और 4 के अनुसार की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको दूसरे पेज पर ले लेते हैं। दूसरे पेज पर क्या है, y प्लस एक्स बराबर में 11 है और y माइनस एक्स बराबर में 5 है। मतलब y प्लस एक्स बराबर में 11 है और y माइनस एक्स बराबर में 5 है। यही था ना हमारे पास, y प्लस एक्स बराबर में 11, y माइनस एक्स बराबर में 5। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को जब हल करेंगे तो दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने का मतलब क्या, x से x कट जाएगा, y और y 2y आएगा और इधर 11 और 5 16 आ जाएगा। यानी यहाँ से कहते हैं y का मान 8 हो जाएगा। ठीक है, इस y के मान को जब हम इस समीकरण 3 में रखते हैं, यानी हमने लिखा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है भाई, y का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं तो 3 का मतलब क्या, 8 को उठा के यहाँ रख देंगे। यहाँ रखते हैं तो क्या होगा, y प्लस में 8 बराबर में 11 आ जाएगा और y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। चलो भाई ठीक है, y का मान यहाँ पर 3 आ गया, सॉरी y का मान 8 रखना है, x में क्यों रख दिया हमने यहाँ पर क्या है, y का मान 8 रखना है तो 8 प्लस में x बराबर में 11 आएगा। x का मान कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इस साइड जाके 8 9 10 11, 3 आ गया। यानी x का मान 3 हो गया और y का मान 8 हो गया। यानी हम यहाँ कह सकते हैं नाव की चाल जो है, की चाल कितनी आ रही है, तो ये आ रही है हमारे पास 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है। और उसके बाद अगर हम कहें धारा की चाल, धारा की चाल जो है ये आ रही है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई ये चीज़ आ गई, नाव की चाल आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर और यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके, तो यही चीज़ हमें इसमें ज्ञात करनी थी। ज्ञात करना था क्या भाई, स्थिर जल में पानी की चाल और उसके बाद धारा की चाल, ये दोनों हमने ज्ञात कर लिया। ओके, चलो भाई ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के आधार पर जितने भी पूछे गए थे वो सारे को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे मज़ा आया करने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन चीज़ है आपको डाटा पूरा मिला है, हर चीज़ें आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिली है, तो इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन KG से लेकर 12th क्लास तक के लिए। तो आपके लिए यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है, यानी कोई भी क्लास हो, कोई भी आप स्टूडेंट हो, कोई भी बच्चा आपकी नज़र में हो जिनको आप ये सजेस्ट कर सकते हो जिससे उनका भी फायदा हो, आपका तो फायदा हो ही रहा है। ठीक है, और बाकी मैं यहाँ पे आप लोगों को एक नई चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट की वेबसाइट, और जो कि वेबसाइट क्या है www.magnetbrains.com। अब इस वेबसाइट की खासियत ये है कि यहाँ पर डाटा जो मिलेगा वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मिलने वाला है, क्योंकि कई बच्चों के कमेंट आते हैं कि यूट्यूब पर हमें अगर कोई पुरानी वीडियो सर्च करनी है तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें भीड़ दिखती है पूरी। अब उस भीड़ का मतलब क्या है, हमें कन्फ्यूज़न होते हैं कौन सी वीडियो देखें नहीं देखें, बहुत कन्फ्यूज़न वाली बात होती है। लेकिन यहाँ पर डाटा मिलने वाला है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, एक के बाद एक मिलने वाला है। आपको जो भी चीज़ चाहिए वो बिल्कुल बहुत आसानी से मिल जाएगी। वो कैसे, चलो यहाँ देखते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है इंग्लिश मीडियम, NTSC, ओलंपियाड और हिंदी मीडियम पूरा है। जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम में क्लिक करेंगे, अगर कोई इंग्लिश मीडियम है इंग्लिश मीडियम करता है, अगर NTSC की तैयारी कर रहा है, ओलंपियाड की कर रहा है तो उसमें कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आप हिंदी मीडियम में हिंदी मीडियम पे क्लिक किया, क्लिक करते आप यहाँ पे आएगा। उसके बाद 10वीं कक्षा में तो 10वीं को सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर 10वीं कक्षा में जितने भी टीचर्स हैं वो आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, तो इसमें से जैसे कि आपको गणित में ही किसी पुराने चैप्टर के कोई वीडियो, कंसेप्ट वीडियो, ये कुछ भी देखनी है आपको, ठीक है, पुरानी वीडियोस आपको देखनी है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। वॉच नाउ पे क्लिक करते यहाँ पर हमने जितने भी चैप्टर करवाए हैं सारी बिल्कुल एक लिस्ट में सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने होगा। ठीक है, जैसे कि आपको त्रिकोणमिति में कोई दिक्कत है, त्रिकोणमिति पे क्लिक किया, उसके अंदर उसकी कंसेप्ट वीडियो, चाहे और भी तरह के NCERT सॉल्यूशन, प्रैक्टिस पेपर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, और जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ऐसे एक वीडियो प्ले हो जाएगी जिससे बड़े आसानी से आप वीडियो को देख कर समझ सकते हो। ओके, चलो भाई ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैग्नेट, आपको पता ही है मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया हुआ है हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी, 6ठी से 12वीं कक्षा तक के हिंदी मीडियम कोर्सेज हैं जो कि आप भी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसी के साथ जो भी आपकी जानकारी में होते हैं, रिलेटिव, फ्रेंड सर्कल, क्लासमेट्स, कोई भी होते हैं जो 6ठी से 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, उनको ये आप सजेस्ट कर सकते हो कि वो भी इसको ज्वाइन करें और इसका फ़ायदा उठाएं, जैसे कि आप फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसी के बाद मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।